चलो भाई बच्चों, तब तक थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग आ गए हो ना, अभी तक हमने हाई कोर्ट वगैरह के टॉपिक्स भी कवर कर लिए। चलो भाई, तब तक आप लोगों से कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ आपको याद है या नहीं याद है। जितने बच्चे बैठे ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करें। पूछना, बताओ भाई, बताते चलिए। फंडामेंटल राइट किस देश से भारत ने लिए? भारत ने मौलिक अधिकार किस देश से लिए? वेरी गुड, यूएसए से। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ बने? इंग्लैंड में। कौन सी घटना थी? वेरी गुड। जो लोग कह रहे हैं मैग्ना कार्टा, वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ, अमेरिका में संविधान में मौलिक अधिकार संशोधन के माध्यम से डाले गए थे कि ओरिजिनल? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल ऑफ राइट्स कब आए थे? 1790। ठीक, ये तो हो गई ये बात। बताइए भारत में कौन से भाग में वर्णित है मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 12 से। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब मुझे अश्मित बताएंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? वेरी गुड। इसमें आर्टिकल 14 में दो चीजें डिफाइंड है, वो क्या क्या है? नहीं, हमने इसमें ब्रिटेन से क्या लिया है और यूएसए से क्या लिया? ये बताओ, ब्रिटेन क्या कहता है समानता के बारे में और अमेरिका? याद आ रहा है? हाँ, अब आया ना आपको याद? ठीक है, इक्विटी बिफोर लॉ, और नीचे क्या आ जाएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, चलो खैर याद आ गया आपको। उसके बाद अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या क्या थे? प्रेसिडेंट और वो कौन से अनुच्छेद में है? 361। ठीक है, चलो उसके बाद बताइए आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक बताया, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, उसके बाद ये बताइए, हमने इसमें लाइफ को लेके केस डिस्कस करे थे, कौन कौन से थे? पहला केस कौन सा था? बिल्कुल ठीक। सेकंड केस? बहुत बढ़िया, किसने बोला? वेरी गुड, ज्ञान पर। और तीसरा केस? तीसरा केस अरुणा सानुभाग का केस था, जो कि यूथेनेशिया केस था। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु पे। याद आ रहा है? याद करते चलो, रिवाइज करते चलो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब साफ हो जाएगा दिमाग से। और अगर एक बार ये सब उड़ गया तो विश्वास करना आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगला बताएं। आर्टिकल 25 से 28 किस तरीके की बात करते हैं? हाँ, धार्मिक। याद आया? उसके बाद में दूसरी चीज, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट होती है? रिट, हाँ, कौन कौन सी होती है? ठीक है, और उत्प्रेषण, ये लोग सर्चियोरारी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशियो, अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट में से कौन सी ऐसी रिट है जो बार बार लाई जा सकती है? ठीक है, गुड। अब उसके बाद ये बताइए, क्या डीपीएसपी को न्यायालय ले जा सकते हैं? न्यायालय नहीं। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि याद रखना, हाँ, क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेलफेयर, मैंने आपको बताया था, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक अवधारणा है। और अगर आपके पास संसाधन हैं तो सरकार खर्च करेगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते। ऐसा कहीं लिखा भी है कि इसको कोर्ट नहीं ले जा सकते? याद आया? चलो, डीपीएसपी हमने पढ़े थे। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बेटा ड्यूटीज बताइएगा कौन सी समिति की सलाह पर संविधान के अंदर जोड़ी गई थी? कौन सी समिति की सलाह थी भाई? ऐसा है? गलत जवाब, स्वर्ण सिंह। कब जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन? कितनी जोड़ी गई थी? ओरिजिनल 10, बाद में एक जोड़ी गई थी, 86वां संविधान संशोधन 2002। अगर आपको ऐसे फ्लोचार्ट याद नहीं आ रहे हैं तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि आपके पास मेंस में, आ जाओ, राधे राधे,
आपके पास मेंस में बच्चे शब्द याद करने का टाइम नहीं होता। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप सोचे कि मेंस में शब्द याद आ जाएंगे, ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। खैर उसके अलावा और बताते चलिए, सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ क्या पता चलती है कि सर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो मौलिक न्याय क्षेत्र होता है वो निचली अदालतों का होता है, जिन्हें हमने क्या कहना शुरू कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद किस पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से भी सिर्फ ओरिजिनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनको लेके जा सकते। ये बात ध्यान रखना, वरना कोई भी दीवानी फौजदारी का मामला होगा तो आप प्रथम दृष्टया नीचे सबसे निचली अदालत में ही जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कोई विधि बनाती है तो वो ऊपर से लेके नीचे तक लागू करने वाला आर्टिकल कौन सा था? वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं लैटिन भाषा में? स्टेरे डिसिसिस। मैंने बताया था मिसाल का सिद्धांत याद आ रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसीडेंट याद आ रहा है? बेटा भूलना मत, अगर भूले इसलिए मैं आपको रिवीजन भी कराता हूँ साथ में कि भूलिएगा मत। उसके बाद में ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? एग्जाम के माध्यम से होती है या कॉलेजियम से होती है? वेरी गुड, एग्जाम से नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यानी आपने जो देखा होगा सबसे लोअर जुडिशरी होती है, ये एग्जाम से होती है या कॉलेजियम से होती है? कोई दिक्कत? इसके लिए 2 एग्जाम होते हैं, आज थोड़ा सा। वेरी गुड, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, 4 जजेस केस बताए थे। पहला जजेस केस कब हुआ था? दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, और चौथा सबसे अंत में आया था। पहला कब हुआ? 1982, एसपी गुप्ता। इन्होंने किस चीज के बारे में पूछा था? क्या बाध्यकारी है? राष्ट्रपति की सलाह, सीजीआई की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है इस मामले में या नहीं? उसके बाद दूसरा केस कब हुआ था? ये किसने डाला था? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इस केस के अंदर निर्णय क्या हुआ था? बाध्यकारी है। बाध्यकारी के साथ ही किसका जन्म हुआ था? कॉलेजियम 2 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। कॉलेजियम होता है 1+3 सर 1+4 गुड, 1+4 = 5। हाई कोर्ट के अंदर कितना होता है? 1+2। वेरी गुड, कितना? ये एक पे जो बोला करा है ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश ही होंगे, बाकी अदर जजेस उस स्पेसिफिक कोर्ट के होंगे, ठीक। अब दूसरी बात, ये तो हो गया कॉलेजियम। तीसरा वाला जो मामला था इसी केस की व्याख्या करने को लेकर के था। कौन थे उस समय राष्ट्रपति? के.आर. नारायण। कब का केस है? 1996-7 का केस है। दूसरी बात, इसमें क्या पूछा था कि ये कॉलेजियम काम कैसे करता है? कोई दिक्कत? तो बेटा उसके बाद में ये हुआ कि सरकार बदल गई और फिर कौन सी सरकार आ गई केंद्र में? बीजेपी। ये क्या लेके आई? NJAC 2014, ठीक है। और साथ ही साथ इसने संविधान में कौन सा संशोधन करा था? इस संशोधन को 2015 में फिर से चौथे और अंतिम केस से खत्म कर दिया गया और वापस से कौन सी प्रणाली लागू कर दी गई? कॉलेजियम। पूछो। इसमें केशव नंदा भारती का जो केस था वो आपको भूमिका बताने के लिए था। जजेस केस सिर्फ यही है। केशव नंदा भारती मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इसमें एक जज साहब जो थे वो वरिष्ठ होते हुए भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सबसे निचले वाले AN रे साहब को उन्होंने क्या बना दिया था? भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था, जो कि गलत था। तभी तो जाकर के SP गुप्ता ने केस डाला। तो 1973 का केशव नंदा भारती केस विवाद नहीं पैदा करता, उस केस का रेफरेंस दिया जाता। मूल ढांचा डॉक्ट्राइन डेवलपमेंट, मूल ढांचा डॉक्ट्राइन में पूरी एक क्लास लगती है। सज्जन सिंह, सिमरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशव नंदा भारती, LIC केस। ये 4 केस 1.5 घंटे में मैं समझाता हूँ, तो अभी आपको 10 मिनट में तो मैं नहीं समझा सकता। मैं इस बात से सहमत हूँ। कॉलेजियम जो है वो भाई भतीजा बात को तो बढ़ावा दे नहीं देती, सदस्यता नहीं पैदा, पैतृक मतलब प्राकृतिक। इसके लिए जो कृष्णपाल ने सिद्धांत की बात करी, आप चाहो तो सिद्धांत का नाम लिख सकते हो, नीमो ज्यूडिक्स नॉन कॉसा सुआ। इसका मतलब होता है नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। बहुत बढ़िया डॉक्ट्राइन है ये, नीमो ज्यूडिक्स नॉन कॉसा सुआ। पढ़ी होगी, लॉ वाले कहाँ गए?
आयशा पढ़िए, निमोजुडिक्स नॉन कॉसा हुआ, ऑडी आइटम पार्टन पढ़िए। गुड, ये सारी डॉक्ट्राइन लॉ में पढ़ाई जाती है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। आसान कर देता हूँ, मेरे पिताजी मेरे और मेरे भाई, आ जाओ, मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों जज हैं एक ऐसे अपराधी के तरफ जिसके प्रति मैंने गुनाह किया है, तो मेरे पिता और भैया बैठेंगे तो क्या वो मुझे सजा देंगे? कभी नहीं देंगे। तो जज के इस सिस्टम में आप देखिए कि जज ही जज की नियुक्ति कर रहा है, तो ये चांस नहीं है कि वो अपने फेवरेट पर्सन को लेगा, कहीं ना कहीं पक्षपात होगा। तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही इस केस में डिफरेंस लाने वाला आर्टिकल कौन सा था? 50, जो बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर की। ये बात आई समझ में? और कोई प्रश्न? देखिए जिलाधिकारी मतलब जिलाधिकारी क्या कर सकता है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नहीं, कार्यपालिका का काम जज साहब नहीं करते। मैं बता दूं, जज साहब के पास में 2 शक्तियां होती डीजी के लिए, लॉ वाले भी समझ लें। धारा 8 ये कहती है कि आपके प्रदेश के जिले में एक होगा जिला एवं सत्र न्यायालय। अब जो जिला न्यायालय होगा, कभी कभी हम सोचते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, तो सेशन जज तब बोलते हैं जब वो क्रिमिनल मैटर देखता है, आपराधिक मामले। डिस्ट्रिक्ट जज कब बोलते हैं? जब वो जमीन के बाद देखता है, और इसके अलावा दिन में छोटे मोटे बात सभी देखता है। परंतु अगर अधिनियम के अंदर वर्णित है कि वो पेनल्टी और कर लगा सकता है, तो ये एग्जीक्यूटिव कार्य नहीं है। ये आप ये कह सकते हो कि एसडीएम कहीं ना कहीं जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज कभी एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता। डीएम कोर्ट तो होता है। हां, डीएम अपना वो करता है। मतलब मेरी बात को कैसे समझिए? पनिशमेंट देने का अधिकार है। हां, जैसे पनिशमेंट देने का अधिकार तो जजमेंट दिया ना। नहीं, वो सिर्फ वो जैसे खाते वाली होती है, खेती वाली, उसमें ले सकते। बात खेती वाली नहीं है, बात है कहने की। मैं बता रहा हूं, अरे मैं बता दे रहा हूं भैया, लो भैया नहीं कह रहे। एक बार मैं गया तो जमीन का बैठे थे। अरे सर मैंने खुद गया हूं, मैं अपनी जमीन मामले में गया था बेटा। देखो सुन लो भैया, डीएम साहब और नायब तहसीलदार इधर आ जाओ। तुम लोग मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो। मेरा दिन भर का काम है कि बैठे थे नहीं बैठे थे, यही होता है कि अधगर जो है गगरी छलकत जाए। सुनो बेटा, डीएम साहब जो होते हैं वो एक रोल नहीं प्ले करते हैं, वो आप जो जज का रोल कहना चाह रहे हो। साथ में भी आप एक चीज और नहीं जानते हो कि डीएम पहले कलेक्टर होते थे, सिर्फ स्पेसिफिकली। अब आ जाओ जज के ऊपर। एक जज की जो भूमिका होती है वो प्योरली जुडिशियल होती है, ये कार्यपालिका का कोई काम नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ डीएम साहब को कुछ न्यायिक फैसले मिले हुए हैं, इसी व्यवस्था को कहते हैं क्वासी जुडिशियल। लेकिन याद करना, ये जो क्वासी जुडिशियल इनकी व्यवस्था है, इसको सीमित कर रखा है कि इतने साल तक की सजा, इतने महीने तक की सजा, इतने हजार तक का जुर्माना, ये उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जज साहब कभी भी धोखे से भी आपको दिख जाए कि किसी सिनेमा हॉल में रेड डाल रहे हैं, शराब भट्टी का लाइसेंस चेक कर रहे हैं, तब आप कह सकते हो कि जज साहब एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। नायब तहसीलदार को भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो तहसील में जमीन के विवाद सुने, लेकिन वो पर्टिकुलर एक चीज के विवाद होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके खेत पे किसी ने तुरंत कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले आप न्यायालय नहीं जाओगे, पुलिस आएगी तो जिसका खेत पे कब्जा है यथावत बना रहने देगी, कहेगी अगले दिन सबसे पहले निचली अदालत में आ जाओ। तो बेटा ये ध्यान रखना, जज कभी ये काम नहीं करता, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। और सुनो, गैंगस्टर के मुकदमे डीएम साहब देखते हैं, हिस्ट्री चार्जशीटर निकालना और डालना काम डीएम साहब का होता है। अभी बहुत सारे, अभी आपको एक चीज और नहीं पता, एक ऐसी चीज भी भारत में है जो सबसे विवादित है, सबसे ज्यादा विवादित है, खाप पंचायत। पता है, ये इतनी गंदी व्यवस्था है भारत के अंदर कि इस व्यवस्था को ताना दिया जाता है। जैसे इसके कुछ फैसले आपको बताता हूँ। रेपिस्ट की उसी के रेप करने वाले से शादी गांव की पंचायत में बैठ के निर्णय ले लिया, तो ये जुडिशियल हिस्से का भाग नहीं है। ऐसे पंचायत के अंदर पंच भी होते हैं जो फैसला सुनाते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट की वैल्यू मिली हुई है, उनको कोर्ट का दर्जा मिला है, परंतु ये याद रखना खाप पंचायत कोर्ट नहीं है, जबकि ये भी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। इसलिए मैंने कहा इसमें लोग इस पे केस इसलिए नहीं करते क्योंकि मानव का अधिकार है कि जब वो किसी फैसले से सहमत हो जाए तब उसके ऊपर है कि न्यायालय जाए या ना जाए। जब तक आप न्यायालय नहीं जानते हैं तब तक कि पुलिस किसी मैटर में आपकी कंप्लेंट या न्यायालय कार्रवाई नहीं शुरू करेगा। कुछ अधिकार होते हैं जिसमें न्यायालय खुद से स्यू मोटो ले लेता है। अब समझे बात को? करें शुरू? चलो भैया, ये तो आपको तब मैं पढ़ाऊंगा जब 73-74 संविधान संशोधन पे आएंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा।
तब इसलिए आएगा, आपको पता चलेगा प्रधान के कार्य, सचिव के कार्य, लेखपाल का रजिस्टर, डीएम यही काम देखता है। एक डीएम के पास खसरा खतौनी की तरह रजिस्टर दर्ज होता है, उसके अंदर डीएम एंट्री करता है और एक एंट्री रजिस्टर तुम्हारे पास होता है। लेखपाल को कहने की कोई पावर नहीं है, लेकिन लेखपाल की रिपोर्ट लगने पे आपकी जमीन जा सकती है, बहुत पावर होती है। चलो शुरू करें। तो भैया देखो, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने से पहले तुम्हारा थोड़ा मैं वो वाला ज्ञान चेक करता हूँ। जरा मुझे कोई ये बता दो, ये बत्ती का बिल है, इसमें टैरिफ कैटेगरी पीसीएमआर रूट सीक्वेंस क्या होता है, बताओ मुझे। बत्ती का बिल तो सबके आता है ना, उसमें यूनिट लिखे होते हैं, अकाउंट आईडी लिखी होती है, रीडिंग लिखी होती है, क्या लिखी क्या है, क्या लगता है? मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ और वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा भी कि अभिषेक सर बिल को दिखा रहे हैं, मजा आएगा। कुछ नया करने की तो वजह ना, मूवी नहीं होता। हाँ भाई बताओ भाई, बुद्धिमान लोगों, पीसीएमआर रूट सीक्वेंस। अच्छा चलो मैं आसान कर देता हूँ। हो सकता है तुम लोग कह दो सर हम विद्युत विभाग के स्पेशलिस्ट नहीं है। चलो तुम में से सबने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, ये बता दो फॉर्मूला किसका। अरे सर क्यों बेइज्जती कर रहे हो सर, फॉर्मूला कुछ नहीं पता काय का है सर, इतना ही पता होता है सर तो आईईएस में नहीं जाते। नहीं पता बेटा, ये जो अभी तुमने दोनों सिचुएशन देखी, बैठ जाओ ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी जो नए छात्र आए उनके लिए भी दे दे, कहेंगे हमें पता था सर ने हमें नहीं दिखाया, ले तुम भी बता दो। इसे समझा दो भैया, ये पीसीएमआर रूट सीक्वेंस क्या होता है बत्ती के बिल में। हाँ भाई कौशल पता, यू डोंट नो, यू वांट टू ट्राई? नो सर, इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ी किसी बच्चा। चलो चलो ये देखो, ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन सर, ये भी सर ये तब याद आएगा जब जादू सर पे हाथ रखेगा और बॉर्नवीटा पियोगे। बेटा जब तुम्हें ये फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे तो एक जज सिर्फ जुडिशरी की पढ़ाई करने के बाद कैसे मेडिकल, पुलिया निर्माण, रॉकेट निर्माण, सारे फैसले कैसे दे सकता है? बेटा इन्हीं कारणों के चलते तुम्हें देखने को मिलती है कोर्ट के अंदर पेंडेंसी। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि न्यायालय के अंदर पेंडेंसी क्यों है, बैठ जाना बिना बोले, ध्यान रखना और उसमें चुप रहना, डिस्टर्ब मत करना। बेटा न्यायालयों में क्यों देरी होती है? एक मामला तो ये है कि जब ऐसे जटिल मामले आते हैं तो न्यायालय के पास में एक धारा होती है जिसे बोलते हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट। न्यायालय कई बार किसी केस के अंदर तह तक जाने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लेता है। दूसरी दुख की बात सुनो, अपने पूरे भारत के अंदर कोर्ट जो है वो आधे से ज्यादा तो जर्जर हालत में, जो अंग्रेज प्रेसिडेंसी छोड़ के चले गए, बिल्डिंग हत्या ली, उसको न्यायालय बना लिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये न्यायाधीश और कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जुडिशरी की हालत बहुत ज्यादा दुर्लभ है, अभी आप समझोगे। तीसरी बात, प्रक्रियागत देरी। प्रोसीजर ऐसा है कि भैया तारीख पे तारीख, कुछ पता नहीं है कि भैया निर्भया वाली पिक्चर की तरह, वही कौन सी पिक्चर थी वो, सॉरी निर्भया बोल गया मैं, क्या नाम था उस मूवी का, दामिनी वाली पिक्चर की तरह पता नहीं कितनी तारीख पे तारीख मिलेगी। एवं अन्य कारक, वो कैसे? जब तक एक विधि के फैसले चल पाते हैं तब तक अगला विधि में संशोधन करके अमित शाह दिल्ली आते हैं, फिर कंफ्यूजन लोगों में, अब क्या होगा अब क्या होगा। तो जुडिशियल सिस्टम की बेटा कमर टूटी हुई है। आप समझना, ऐसे में हुआ ये कि एक दिन आयोग ने पूछा कृष्णपाल से कि भाई कृष्णपाल तुम ये बताओ, इतने सारे मामले लंबित हैं, बुनियादी ढांचा खराब है, प्रक्रियागत देरी हो रही है, हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो मामले लंबित है, क्योंकि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस मामले पेंडिंग है, ठीक है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा केस नहीं है, सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो निचली अदालतों के पास है, करीब 4 करोड़ से ज्यादा केस, और करीब 60 लाख केसेस हाई कोर्ट के पास, 80,000 कोर्ट जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास। पूरे भारत के अंदर अगर बिल्डिंग की बात करो तो 12,000 बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें बैठते हैं 688 डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जजेस। लेकिन समस्या ये है कि जुडिशरी में मामले इतने समय लगता है, ये बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान देना। तो कृष्णपाल ने सुझाया कि सर हम एक बाईपास बना देते हैं, ध्यान से वर्ड याद रखना। कृष्णपाल ने कहा कि सर हम एक बाईपास बना देते हैं। तो मैंने कहा बाईपास कैसा? बोले देखिए सर, कृष्णपाल का फॉर्मूला सुनो। कृष्णपाल ने कहा कि सर भारत में जो न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, उनमें जो जज बैठते हैं उनमें से हर जज इस बात का फैसला कर सकता है, चोरी का, हत्या का, लूटपाट का, भरण पोषण का, ऐसे मामले कर लेगा। लेकिन कृष्णपाल ने कहा सर देरी पता है किस मैटर में लगती है? देरी लगती है जब मामला इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है, जब मामला उड्डयन विभाग का आ जाता है, जब मामला आ जाता है कोई क्रिकेट स्पेशल खेल का,
जब मामला आ जाता है कोई ऐसी टेक्निकल चीज का जिस पे जानकारी चाहिए, जब मामला आ जाता है टैक्सेशन का, तो मैंने कहा कृष्णपाल इन मामलों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सर इन मैटर को बिना छुए इन मामलों को डील करने के लिए भारत में बना देना चाहिए अधिकरण। अब समझे बात? तो इसके दो काम हैं जिन वजहों से, एक तो केस में मामले लंबित है, कोर्ट की पेंडेंसी को कम करना और टेक्निकल मैटर्स को जल्दी निपटारा करना। अब बताओ स्टोरी में कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो? बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत? अश्मित भैया जमीन के कुछ मामले, सिविल के सारी चीजें आएंगी, टैक्सेशन के मैंने लिख दिया, सारे बताऊंगा। बस आप अभी ये समझ लो कि जो कॉमन मामले हैं जो हर न्यायालय में सुलझाए जा सकते हैं, वो एक तरफ उसी व्यवस्था में रहेंगे पारंपरिक, परंतु एक नई व्यवस्था हमने बना दी जिसे क्या बोलते हैं? अधिकरण। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर कृष्णपाल की सलाह शुरू से हमारे संविधान में बाबा साहब को मिल गई होती तो संविधान में ओरिजिनल अधिकरण होते, लेकिन ये ओरिजिनली नहीं थे। इन्हें डाला गया स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर, जिसके लिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 76 में, उसी संशोधन में याद रखिएगा कौन सा अध्याय है? तो बेटा अध्याय का नाम है 14A। ठीक है, ध्यान रखना इसे। और इसमें कौन से दो अनुच्छेद डाले गए? 323A 323B। ये नोट करो, इतना नोट आपकी कॉपी में होना चाहिए कि संविधान के अंदर अधिकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइब्यूनल, लिख लो बच्चों, ट्राइब्यूनल मैं लिख दे रहा हूँ, TRIBUNAL। हर चीज का एक कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट सर हम किताब में क्यों पढ़ते हैं? एमसीक्यू तो नहीं बनता। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया तो ये कंसेप्ट मदद करेगा उत्तर देने में। भाई आपसे सीधे पूछ ले कोर्ट के अंदर, आप जाएं वैकेंसी में, वो आपसे कह दे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, बोले पॉलिटी, बोले पॉलिटी में एक आपने पढ़ा होगा भाग 14 है, बोले हाँ, बोले उसमें एक संशोधन से डाला गया है ट्रिब्यूनल, बोले डाला गया है, बोले जरा बता दो उसको जोड़ा ही क्यों गया? सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मकान में एक एक्स्ट्रा कमरा बन रहा है तो उसकी जरूरत क्या है ना बात सोचने की? बताओ बच्चों, ठीक है? तो बेटा लिखो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह आपको बता दूं ये भारत में रह चुके हैं डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट का हिस्सा थे। इनकी समिति जो बनी थी बेटा उसमें 11+1 12 लोगों की समिति बनी थी। 12 लोगों की समिति थी, 12 लोगों की। इस 12 लोगों की समिति ने बहुत बड़े बड़े काम करे। मौलिक कर्तव्य इसने बताया, ये ऐड होना है ट्राइब्यूनल, ये इसने बताया, लिख लो। तो आप क्या लिखोगे? मैं आपको साथ में ये भी बता दूं सर, ट्राइब्यूनल की जरूरत दो कारणों से पड़ी। सबसे पहला ये था कि न्यायालय में, आप ये भी लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, न्यायालय में लंबित वाद में कमी लाना, यानी पेंडेंसी रिड्यूस करना, और दूसरा होता है टेक्निकल यानी तकनीकी, ठीक है, मामलों का त्वरित निपटारण, त्वरित निपटारण, क्या बोलते हैं? निपटारण, ठीक है, पढ़ा आएगा लास्ट में वैसे, ठीक है? तो ये दो कारण से ट्रिब्यूनल बने। क्वेश्चन समझ आया? समझ आया? ट्रिब्यूनल बनने के पीछे कारण मैंने आपको लिखवा दिए। सर ये ओरिजिनल, बेटा कुछ चीजें कॉपी करा करो मेरी, मैंने ओरिजिनल लिख के काटा है, मुझे क्या जरूरत थी? ताकि तुम्हारी साइकोलॉजी पे एक इम्पैक्ट पड़ जाए कि ओरिजिनल में नहीं ऐड हुए थे। कभी कभार गलतियां जानबूझ के कॉपी में करते हैं एक्सपर्ट्स। ओरिजिनल लिख के क्यों काटा? ताकि तुम्हारे दिमाग में एक छाप छूट जाए। सर हम मेंस के आंसर में भी ऐसे लिखते नहीं बेटा, ये नोट्स बनाने की ट्रिक होती है। फ्लो चार्ट बनाओ। इवन मैं आपको एक सलाह दूं, जब पूरी क्वालिटी होने वाली हो तो आप दृष्टि प्रकाशन के या घटना चक्र प्रकाशन के माइंड मैप की किताब आती है, उसमें पूरी की पूरी, इसका फोन दे बेटा बंद करो, साइलेंट कर लिया करो सब क्लास में आने से पहले, ठीक है? इट इज नॉट अ मूवी हॉल नहीं है कि इधर डिस्प्लेड हो गया, ठीक है? हाईजैक होता है दिमाग। दूसरी बात याद रखना, आप माइंड मैप की किताब आती है। माइंड मैप का मतलब जैसे मैंने ये जो चार्ट बनाए, चार्ट, उस किताब में सिर्फ चार्ट होते हैं, लेकिन याद रखना वो लास्ट मिनट रिवीजन किताब है। शुरू से आपको लक्ष्मीकांत या कक्षा 11 या कक्षा 6 एनसीईआरटी से शुरुआत करनी ही होगी। देयर इज नो शॉर्टकट। इतनी बात समझ में? कृष्णपाल उद्देश्य समझ गए? स्पष्ट हो गया? चरण अब आगे बढ़े, बैठो। अब क्या हुआ, तुम लोग लेट कैसे हो गए? मैं एक बार लास्ट टाइम और समझा दे रहा हूँ, वरना फिर वो भी दिक्कत होगी। बेटा टाइम से आया करो सब लोग,
वरना मत आया करो, ठीक है। अरुण ये चीज नोट कर लो। आज हम अधिकरण पढ़ रहे हैं। अधिकरण बनाने के पीछे दो उद्देश्य हैं। न्यायालय में लंबित मामले एक साधारण होते हैं, एक विशिष्ट होते हैं। साधारण मामले कोई भी देख लेगा, विशिष्ट मामले देखने के लिए ट्राइब्यूनल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि बेटा कुछ ऐसे तकनीकी मामले होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट अलग से क्या बनाता है? विशेषज्ञों का पैनल बनाता है। वही चीज की बात हो रही है। उसके अलावा ये कब डाले गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी इंदिरा जी की सरकार इसको लेके आई थी। 323 ए जोड़ा गया, 323 बी जोड़ा गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ हाँ बताएं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पास में आर्थिक सलाहकार समिति होती है, तो क्यों ना उसकी स्थापना उसी की जैसे एक विधिक सलाहकार समिति का गठन कर दिया जाए। मैं इस बात से एग्री, ऐसी होना भी चाहिए, लेकिन ये हाँ न्यायालय में जो 40 से 50% केस है वो कहने को एक पक्ष सरकार की है। बिल्कुल, ये बात से सबसे ज्यादा 70 से 80% अभी सीएटी पढ़ेंगे उसमें सारे मामलों में सरकारी दोषी होगी, तो इस बात से सहमत हो। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए आप एक सुझाव ये डाल सकते हैं कि अपनी संसद के अंदर लीगल अफेयर्स देखने की समिति है, वो हेल्प कर सकती है। और आपको पता है कि समितियों की मदद नेता लोग ले सकते हैं कि ये समिति कर दो, जैसे बिल ड्राफ्टिंग है। चलो आ जाओ, तो आप देखना ध्यान से। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं बेटा, इसकी उत्पत्ति भी इंग्लैंड से हुई है। ये यूज करते थे रोमन्स ये कहते थे युद्ध लड़ने के बाद किसी व्यक्ति को क्षति हुई है, उसकी क्षति कितनी गहरी है, इसके लिए 4 लोग बिठा दिए जो फैसला लेंगे। कोई युद्ध हम हार गए, उस युद्ध में हारने की वजह के लिए 4 एक्सपर्ट बैठा दिए, वो बता देंगे। तो बेटा पहले ट्राइब्यूनल का मतलब एक एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे था, लेकिन ये एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो भारत में फैसले देना भी शुरू कर चुकी है, ठीक है, ये याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सर ये समझ लिया, अब आप लिख लीजिए भारत में सबसे पहला ट्राइब्यूनल कौन सा गठित हुआ? तो इसका नाम था इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये कब बना? 1941 में। आपको हायरार्की नोट करा रहा हूं, हायरार्की मतलब कैसे कैसे इनका विकास हुआ, इनके काम क्या है, और 2021 में ऐसा कौन सा कानून आया जिसकी वजह से अपीलेट ट्रिब्यूनल को बहुत ज्यादा विवाद के घेरे में आया, सरकार क्यों इसको बदलने का प्रयास करती है, याद रखिएगा। सबसे पहला है इनकम टैक्स, है ना, तो भैया वेतन कर अपीलीय अधिकरण आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा, ट्रिब्यूनल का विकास करने के लिए छठा विधि आयोग बना था, जिसने अपनी सिफारिश दी थी 1969 में कि हाई कोर्ट के मामलों को कम करने के लिए पेंडेंसी को एक अधिकरण होना चाहिए। लिख लो, पहला है ये, सबसे पहला जो बना, हाँ 1941 में बना, सबसे पहले, हाँ आजादी से पहले, ठीक है। उस समय पर ये जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था, इसका कोई लेना देना नहीं था आज की ट्रिब्यूनल से, बस ये इसलिए था कि टैक्स के मामलों में जल्दी निपटारा किया जा सके और अपील्स को ले जाया जा सके, ये ध्यान रखना। फिर विधि आयोग ने कहा कि सिर्फ टैक्स के मामले में नहीं, ये आयोग की या फिर ये जो अधिकरण है इसका कार्य तो बढ़िया है, इसको अन्य मामलों में भी लेके आना चाहिए, अदर मैटर्स में भी लेके आना चाहिए, ठीक है, लिखा। उसके बाद में 1969 के आसपास ही आपको पता है पहली एआरसी का गठित हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सुना है आपने, है ना, प्रशासनिक सुधार, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार के लिए जिस समिति का गठन हुआ था, उस समिति की भी सलाह थी कि बेटा बहुत से मामलों के अंदर क्या बनाए जाने चाहिए, ट्राइब्यूनल। और इन सब कारणों के चलते मुबारक हो इंदिरा गांधी जी ने ये काम सौंपा स्वर्ण सिंह को, और आप सभी को पता है फिर उन्होंने कौन से संविधान संशोधन करने की सलाह दी, 42वां। संसद संविधान का संशोधन करता है, प्रधानमंत्री आयोग नहीं करता, आयोग सिफारिश देता है, प्रधानमंत्री किसी आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति से मांग करता है, राष्ट्रपति आयोग का गठन करता है, और ये आयोग अपनी सिफारिश देते हैं, जिन सिफारिशों को संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, किसके माध्यम में, मोशन के मामले में, प्रस्ताव के मामले में। फिर उसी प्रस्ताव के क्या होता है, सहमति की स्टेज में वोटिंग,
और लास्ट में भैया सहमति की स्पेस पे डिस्कस और डिबेट होती है और लास्ट में वोट होके वो क्या बन जाता है, अधिनियम। तो ये सारी चीजें भारत के अंदर इसके डेवलपमेंट पे आई और आपको मुबारक को मिल गया सबसे बड़ा एक्ट, जिसका नाम लिखिए, विधि बन गई 1985 में, जिसको बोला गया, ठीक है, ट्रिब्यूनल अधिनियम। ठीक है, लिख लीजिए, अधिकरण अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल एक्ट कब बना, 1985 में, और इसमें बोला गया कि 3 तरीके के अधिकरण बनेंगे। पहला केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, में लिख दे रहा हूं इसके लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक, एक बनेगा सेट यानी कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण, और एक बनेगा जेट यानी कि संयुक्त। ये 3 बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना अधिनियम के, कभी सुना है आपने कि कुछ भी बन जाए? आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप मानव, वही वाला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि मानव अधिकार जो आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग का गठन ऐसे ही हुआ था। पहले भारत के अंदर मानव अधिकार विधि पारित हुई थी, उस विधि बनने के बाद में आयोग की बिल्डिंग तैयार हुई। तो याद रखिएगा, अधिकरण अधिनियम आया 1985 में, जिसके अंतर्गत 3 तरीके की व्यवस्था कर दी गई। एक होता है सेंट्रल, इसे इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, ऐसे ही एक स्टेट का हो जाएगा और ऐसे ही एक ज्वाइंट हो जाएगा। ये अंग्रेजी में, ये हिंदी में। लिख लीजिए, आप पूरे लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करिएगा। हाँ, वो अलग है, वो है आपका एडीआर, वो ट्रिब्यूनल, वो अलग तरीके का जो आप बता रहे हैं, वो 16 समझौता केंद्र और बाद विस्तारण केंद्र, वो तब आएगा जब इसके बाद हम कल के लेक्चर में लोक अदालत भी पढ़ेंगे, तब भी आएगा। क्या आप बता रहे, ये लिख लीजिए बेटा। आप नोट मेकिंग में भले ही इसका यूज कर लेंगे ऐसे चिन्ह का, लेकिन आपको कॉपी में पूरे लिखते हैं, मेंस में भी, और जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी। आपकी कॉपी में आंसर राइटिंग की ले आया हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, देख लेना, काफी बच्चों ने काफी अच्छे आंसर लिखे और कुछ ने बहुत बेसिक गलतियां करी। अंकी बिंदी नहीं लगा रहे हो ने पे, ठीक है ना, निबंध में बाकी ऊपर नहीं लगा रहे हो अंकी बिंदी, इससे एग्जामिनर की नजर नहीं पड़ी तो बच गए, नजर पड़ी तो नेगेटिव में जाएंगे। ये लिखा, ये लिखा सर, ये 3 बन गए। ठीक बेटा, इन 3 के बनने के बाद एक चीज और समझना, इन 3 के बनने के बाद में इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इनकी नियुक्ति का सीधा प्रावधान था, नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, सीजीआई, और सीजीआई की सलाह के साथ साथ ही वो बना सकते थे एक और चयन समिति। ठीक है, इसे बोलते हैं सिलेक्शन कमिटी। यानी समझना, ये चयन समिति सलाह देती थी इनको, राष्ट्रपति सलाह लेते थे इनसे और नियुक्ति कर देते थे किसकी, तो भैया होता था एक अध्यक्ष एवं उसके साथ में अन्य सदस्य। ठीक है, अधिकतम 20 तक हो सकते थे और भी ज्यादा हो सकते थे, इनकी कोई लिमिट नहीं थी, न्यूनतम 20 की लिमिट मान लीजिए। ठीक, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं। यानी पहले इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, इस प्रकार से। ठीक, इनकी नियुक्ति में बदलाव करने के लिए और सरकार अपने हाथ में लेने के लिए लेके आई वित्तीय अधिनियम 2017, ये नोट कर लेना, और यहां से शुरू हो जाएगा विवाद। लिख लीजिए कैसे नियुक्ति होती है, तो सर इनके अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें सीजीआई होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं एक चयन समिति बनती है। समझ में आई ना बात? वही जिसे आप सिलेक्शन कमेटी भी बोल देते हैं, चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी। इस तरीके से सिलेक्शन कमेटी की सलाह पर, रिकमेंडेशन पर बनता था। ठीक है, अब विवाद शुरू होगा 2017 से। याद रखिएगा, इसके अंदर जो बॉडी बनके तैयार होती थी, जैसे मान के चलो केंद्र में तैयार हुई,
तो केंद्र के अंदर जरूरी नहीं एक ही बनेगी, एक से ज्यादा भी बन सकते थे सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक है दिल्ली के अंदर, लेकिन इनका जो CAT था यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, वो एक बिल्डिंग एक जगह नहीं होती थी, उसकी कई सारी शाखाएं भी हो सकती हैं। तो हुआ क्या था, जब तक ये अधिनियम आया बच्चों तब तक 24 हो चुकी थी केंद्र और राज्य की शाखाएं, तो इसमें से 9 माइनस कर दी, 9 माइनस कर दी, 9 डिलीट कर दी 2017 के अंदर। चलो कोई बात नहीं, डिलीट क्यों कर दी, सरकार का कहना था कि कई ऐसे अधिकरण हैं जिनमें पैसा वेस्ट जा रहा है, जिनकी जरूरत ही नहीं है, जो मामले न्यायालय भी टाइम से दे सकता है, तो हम उस चीज का अधिकरण क्यों बनाएं। जैसे उत्तर लेखन जो है, जब एक ही टीचर करा सकता है एक्स्ट्रा क्लास में, तो एक नए टीचर को उत्तर लेखन के लिए क्यों लाए, क्यों पैसा बर्बाद करे सरकार, समझ रहे हो। तो समझना इस बात को। लेकिन यहां तक भी विवाद थमा हुआ था, असल विवाद शुरू होता है, अब लिखिए, अधिकरण सुधार 2021, ये अब अधिनियम बन चुका है, पहले जब आया था तो बिल था। लिख लीजिए, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना सबसे जरूरी है कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, समझिएगा। और इससे भी पहले एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, लिख लीजिएगा कि अधिकरण जो थे यानी ट्रिब्यूनल, अधिकरण जो थे, अगर इनकी अपील होती थी तो वो सीधे जाती थी सुप्रीम कोर्ट। ये लिख लीजिएगा, ठीक, ये लाइन लिख लीजिए कि अधिकरण की पहले सीधे अपील कहाँ जाती थी बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में जाती थी। अब जरा इस पर गौर देंगे सभी लोग बच्चों, अधिकरण किसी भी प्रकार से संविधान के अंदर जोड़े नहीं गए थे पूर्व में, ये बाद में संशोधन के द्वारा लाए गए। ठीक, अभी भी भारत में ये तय नहीं हुआ कि अधिकरण रहेंगे या खत्म कर दिए जाएंगे। कैसे, 2017 में 24 में से 9 डिलीट कर दिए, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि अधिकरण की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। समस्या पता कहाँ पे है, समझना कृष्णपाल, ये अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है इनकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट हो रही है, यही सबसे दुख की बात है, क्योंकि बीच में क्या आता है, हाई कोर्ट, और ये हाई कोर्ट को बाईपास कर जा रहे थे। मेरी बात समझना, जबकि हाई कोर्ट जो कि अनुच्छेद 226 में आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास हम रिट लेके जा सकते हैं, ये भी अनुच्छेद 32 में आता है। ये दोनों जरा ध्यान से समझना, ये किसका हिस्सा है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, क्योंकि इन दोनों के पास में कौन सी शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू केशव नंदा भारती बाद में कह दिया गया था कि मूल ढांचे का सिद्धांत है। मेरी बात समझना, केशव नंदा भारती बाद में ये कह दिया था कि केरला जमीन के कानून पर सरकार कभी हाथ नहीं डाल सकती, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए थे, परंतु वहां पर केशव नंदा भारती बाद में कहा था कि न्यायिक समीक्षा हर जगह, हर जगह। यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, उस केशव नंदा भारती के बाद की जो जुडिशियल रिव्यू थी, एक तो तुम उसको ओवर पास कर रहे, दूसरी बात समस्या तुम्हें एक दिख रही होगी कि क्या अधिकरण हाई कोर्ट से भी बड़े हो गए। मेरी बात समझना, ये अधिकरण तो हाई कोर्ट से भी बड़े हो गए, क्योंकि इनकी अपील का सीधे निस्तारण कौन से कोर्ट में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो रहा है। हाई कोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं हो रहा। बेटा यही जो वजह थी, इस वजह से नाम लिख लो, एक केस हुआ जिनका नाम था एल चंद्र कुमार, लिख लीजिए, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसमें जो इशू था, मुद्दा था कि हाई कोर्ट आता है 226 के अंदर। 226 का मतलब हाई कोर्ट 226 में नहीं, 226 हाई कोर्ट को अधिकार देता है न्यायिक समीक्षा के मामले में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक, जिसको ओवर पास कौन कर दे रहा है, अधिकरण, ट्राइब्यूनल, जो कि कहां वर्णित है, अनुच्छेद 323A एवं B में। तो क्या हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा सर्वोच्च है या ट्रिब्यूनल, तो इस मामले में ये तय कर लिया गया कि भैया हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस करता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल ढांचे का, और हाई कोर्ट अपील को ले जाना ही ले जाना होगा। कभी भी ट्रिब्यूनल की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, यानी हाई कोर्ट का वर्चस्व वापस दिला दिया गया। ये ध्यान रखिए, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर आप खत्म कर रहे हो। आप बात समझ रहे हो कि आप हाई कोर्ट को बाईपास कर जा रहे हो। हाई कोर्ट का मतलब ही क्या रह गया, अपील करने का अधिकार तो रखो। चलो माना आप ट्राइब्यूनल के पास गए, उसने आपका मैटर निपटा दिया, लेकिन अगर अपील करनी है तो आप अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो।
हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? जबकि हाँ नहीं, वो सिर्फ कॉलेजियम में। ठीक है, ये बात आई समझ में? एल चंद्र कुमार के केस में ये तय हो गया कि हाई कोर्ट जो है एक तो ट्राइब्यूनल से ऊपर रहेंगे, ऊपर से जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ऊपर से कोई भी मामला हाई कोर्ट ले जाया जा सकता है ट्रिब्यूनल से अपील के माध्यम में। ये बात ध्यान रखना। अब समझिएगा बड़ा इशू 2021 वाला, ये लास्ट चीज है इसकी, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अधिकरण में लक्ष्मीकांत में सिर्फ एक साइड का एक पन्ना दिया हुआ है, हम तो तब भी अभी थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पूजा खेतकर मामले का संबंध इन ट्रिब्यूनल से कैसे है। आप जानेंगे अनुच्छेद 323 ए क्या होता है, या कल को आपको सर्विस में आने के बाद में मकान ना मिले, वेतन ना मिले, पीछे और जरूरी बातें चल रही, बेटा मत बोला करो। कौन बोल रहा है? इधर देखो, बाद में उन्हें बता देना ना, इतनी जरूरी बात है, मत आया करो क्लास। चलो देखो समझना, 2021 में क्या हो आए, ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट या ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखवा दिया, सुनना ध्यान से। पहले इससे पूर्व में जो आयु थी वो थी 65 एंड 62। अध्यक्ष कितने साल तक रह सकता था? 65 तक। और सदस्य कितने साल तक रह सकते थे? जब तक वो 62 के ना हो जाए। साथ ही साथ 5 वर्ष तक, जो पहले हो जाए, या तो आप 65 के पहले हो जाओ या 5 वर्ष। जैसे मान के चलो कोई 63 साल की आयु में अध्यक्ष बना, वो 2 साल में रिटायर हो जाएगा, वो 5 वर्ष पूरे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नियम ये है, या तो 65 साल पूरे कर लो अध्यक्ष के रूप में, या 5 वर्ष, या सदस्य के रूप में 62 वर्ष पूरे कर लो, या फिर भैया 5 वर्ष। ये बात आई समझ में? और पहले हम क्या देख रहे थे कि सर पहले इनकी जो नियुक्ति हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति सीजीआई से पूछता था, और सीजीआई एक सिलेक्शन समिति की सलाह पर बोल सकता था इसको भी कर दो। हालांकि इसकी जो ओपिनियन थी वो कहीं ना कहीं से बाध्यकारी नहीं थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी की भी तीनों में से कोई भी बात बाध्यकारी नहीं थी। अब सरकार को ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक ऐसा रास्ता दिख रहे थे जिस रास्ते से सरकार अपने किसी भी गलत कानून को उचित करार दिला सकती थी। मेरी बात समझना। इसलिए सरकार ने कोशिश करी कि हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, हम ट्रिब्यूनल को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अब समझना क्या गेम हुआ। सरकार ने इसमें नियुक्ति के लिए शर्तों में बदलाव कर दिया। पहले इसकी नियुक्ति की कंडीशन समझना, इसमें कर दिया 4 वर्ष का अवधि का काल। पहले कितना था? 5, इसे घटा के कितना कर दिया? 4। इसके जो भैया अध्यक्ष थे उनकी आयु अधिकतम कर दी बढ़ा के 70 वर्ष, और उसके बाद जो सदस्य थे बेटा, सदस्य की कर दी 67 वर्ष। साथ ही मजे की बात सुनना, आजकल युवाओं का रोल बहुत बड़ा होता है। इसमें लिख दिया कि मिनिमम आयु, जैसे राष्ट्रपति बनने की मिनिमम आयु 35 होती है, ऐसे ही लिख दिया इसका सदस्य या अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु है कि आप 50 साल के होने ही होने चाहिए। ये क्या मजाक है? मतलब आप देख रहे हैं कि 50 साल का एज का न्यूनतम आयु का व्यक्ति होना चाहिए। इससे कम की आयु का 49 साल का कैंडिडेट आएगा, हम उसे इसके अंदर अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाएंगे। मिनिमम एज का क्राइटेरिया आ गया। ये चीज नोट कर ली, क्योंकि अब मुझे बताना है कि इसके लिए समिति कैसे बनी। ये नोट कर लिया। पूर्व में ये नियम थे, बदलाव में ये नियम आ गए। अब देखना यहाँ पे 3 लोग थे, राष्ट्रपति, सीजीआई, चयन समिति। अब यहां देखना क्या इन्होंने फेरबदल कर दिया। ये नोट कर लिया। ये लास्ट चीज है, जैसी समिति हम लोग लिखेंगे उसके बाद में इसमें कुछ नहीं बचेगा ट्रिब्यूनल में। 1-2 चीजें और बता दूंगा आपको एक्स्ट्रा। बाकी ट्रिब्यूनल ज्यादा से ज्यादा रटना और लिखने वाली चीज है। आप इसका उद्देश्य समझ गए ना कि अधिकरण क्यों बने, ये जरूरी था समझना। जब नोट कर लें तो बताइएगा। नियुक्ति आई समझ में? अध्यक्ष 70। हाँ मुझे कुछ बात है। जो सरकारी यूपी में क्या हुआ था, जो राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो है, पहले प्रावधान लिखा कि वो 80 साल तक रहेगा। ठीक है। विधानसभा चुनाव था, सरकार आनंद फानंद ने बिल लेके आ गई विधानसभा में, 70 साल कर दिया। विधानसभा चुनाव हो गया तो क्या हम उसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं? हाँ, अगर आप इस चीज को चैलेंज करना चाहते हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन कोर्ट ये ध्यान रखना
अगर इन्होंने उस चीज़ में कोर्ट का हस्तक्षेप बांट करके कोई अलग बॉडी बनाई है तो पहले बॉडी पे जाओगे, वरना कोर्ट जा सकते हो सीधे। नहीं, उस मामले में आप कोर्ट में ले जा सकते हो जब उसमें एज में डिफरेंशिएशन और वो करना हो, उसमें आप जा सकते हो। लेकिन उनके संबंधित जैसे इलेक्शन के मामले होते हैं तो वो न्यायालय के पास में आप तभी लेके जाओगे जब या तो फाइनल हो गए हो या उस बीच में चुनाव चल रहा हो, तो पूरा मामला स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाता है। लेकिन एज बढ़ाने वाला जो मामला है वो कोर्ट ले जा सकते हो। हाँ, लेकिन तब भी आप हाई कोर्ट में रिट तो ले जा सकते हैं ना उसको लेकर। हाँ, 100% ले जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर इलेक्शन मैटर के अंदर ज़्यादा ब्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते। ठीक है, चलो लिखा। जो कृष्णपाल कह रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझे वो 73-74 संविधान संशोधन के समय पर समझ लीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगली चीज नोट करिए, इसके लिए इन्होंने नियुक्ति के लिए क्या प्रोसीजर रखा तो समझिएगा। इसके लिए इन्होंने बनाई एक सिलेक्शन समिति, पूरा काम सिलेक्शन कमेटी के हाथ में दे दिया, चयन समिति बनाई। ठीक है, ये चयन समिति किस किस की बनी थी तो ध्यान से नोट करके चलिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो कौन होंगे इसके अंदर? अध्यक्ष होंगे। और इनको पता है कौन सा बोर्ड मिलेगा? इनको मिलेगा कास्टिंग बोर्ड। कास्टिंग बोर्ड समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी कहीं पर टाई हो जाए, यानी 50-50 वोट दोनों को मिल जाए, अब किसी एक वोट जो कि स्पीकर के पास भी होता है, तो ऐसा एक वोट डालने पे भैया जिसकी तरफ जाएगा वो जीत जाएगा, तो इनका कास्टिंग वोट होता है। इसे निर्णायक मत भी कहते हैं कई बार। ठीक है, लिख लेंगे। ये हो गया पहला बॉडी सीजेआई। दूसरे नंबर पे डाले गए 2 सचिव, सचिव की संख्या 2। ये 2 सचिव होंगे, इनके भी वोट होते थे, ये ध्यान रखना। ये 2 सचिव कौन होंगे तो आपको पता है, बड़े बड़े मिनिस्ट्रालय के अंदर आपके सेक्रेटरीज जो होते हैं ऐसे 2 सचिव आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे 3 लोग डाले गए, कौन? वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, निवर्तमान अध्यक्ष। निवर्तमान का मतलब होता है जो जा रहा है, और वर्तमान का मतलब जो मौजूद है, अध्यक्ष। और अगर ये दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो कि रिटायर्ड होना चाहिए। ठीक, और चौथा और अंतिम जो ऐड किया गया बच्चों, वो चौथा ऐड किया गया एक और सचिव मंत्रालय का, लेकिन याद रखना इसका कोई भी बोर्ड नहीं होगा, ये बना दिया गया। इसके तहत में आज की डेट में चयन समिति इसे बोलते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एक होगा अध्यक्ष, 69 होंगे मेंबर अधिकतम, यानी अब टोटल हो चुके हैं 70। इतनी ज्यादा बड़ी टीम बना दी, अधिकरण के अंदर इतने लोग हो सकते हैं, सोचिए पूरा मोहल्ला ही आ गया। लिख लीजिएगा, सबसे सीजीआई अध्यक्ष होंगे। वर्तमान निवर्तमान वाला समझा देता हूँ। जब अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होगी तो जो अध्यक्ष का समय पूरा हो रहा है वो बैठेगा पैनल में, लेकिन जब सदस्य की भर्ती करनी होगी तो वो चयनित होने के बाद में जो नया अध्यक्ष होगा वो बाकी सदस्यों को चुनेगा। लाइक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनेंगे, फिर प्रधानमंत्री सब मंत्री चुनेगा। ऐसे ही जाता हुआ अध्यक्ष बैठेगा अध्यक्ष को चुनने के लिए, नया अध्यक्ष बाकी के सदस्यों को चुनेगा। तो ये याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल पर ये जो चयन समिति आपको दिख रही है, सवाल इसी पे उठता है, क्योंकि 2021 का जो अधिनियम बन गया उसमें इस समिति को लेके आप देखिए जरा एक चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको इसमें जो कोर्ट की भूमिका है वो कितने दिख रहे हैं? सिर्फ एक सीजीआई है, वो भी इनका निर्णायक मत कर दिया, 2 सचिव की वोटिंग है। ठीक है, तीसरे नंबर पर ऐसा कभी होगा ही नहीं कि भैया वर्तमान निवर्तमान अध्यक्ष ना हो, वरना किसी जज को लाके बैठा देंगे साथ में। हाँ बिल्कुल, इसमें बेटा कहीं ना कहीं फिर से कोशिश करी है एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस की, यानी कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है वापस से न्यायपालिका के अधिकार के अंदर। ये चीज आपको दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीजीआई को हटा दिया एक तरफ कि भैया तुम बैठ जाओ, जब लगेगा कि मामला 50-50 का है, अगर 2 सचिव चले गए, एक अध्यक्ष चला गया, या जो सचिव मंत्रालय है उनकी राय चाहिए, वोट तो नहीं देंगे, तो कुछ भी हो जाए ये मिलकर के अधिग्रहण में अपना व्यक्ति ला सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्राइवेसी हो गई यहाँ पर। तो बेटा इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको हटाने की मांग करी गई है। आपने पीछे देखा कि 50 साल की आयु कर दी गई, 70 साल और 67 साल का कार्यकाल कर दिया गया। और भी दुख की बात, अगर किसी को हटाना है, चाहे फिर वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, तो पहले कौन हटाता था? हाई कोर्ट ना, अब यही समिति हटाई। सबसे दुख की बात,
कि किसी की नियुक्ति भी यही समिति करेगी और हटाने का कार्य भी यही समिति करेगी। ये चीज याद, पूरी यही समिति करेगी। तो इस समिति से अगर कोई गलत व्यक्ति चुन के आ गया तो अभी समिति के हाथ में है कि उसे कितना लंबा चलाना है, कितना लंबा नहीं चलाना है। पावर देख रहे हैं, देख लिया। चलो ये टॉपिक के अंदर दो चीजें और बची है, वो और बता देता हूँ। ठीक है, केसेस की लिस्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याद रखना सबसे ज्यादा जजेस बैठते हैं, 160 जज हो सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये वहाँ की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सबसे कम सिक्किम की है 3। इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में बेंच फुल चल रही है, 34 जज हो सकते हैं अधिकतम, 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य। ये 2019 में संख्या निर्धारित करी गई थी। क्या इसके लिए संसद में कोई ऐसा बिल पास करना होता है? नहीं, इसके लिए एक विशेष आधार पर सिंपल संशोधन यानी साधारण संशोधन किया जाता है जो सिर्फ अधिनियम पर प्रभाव डालता है। समझ गए? संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये ध्यान रखना, ठीक है। कोर्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया, पर्यावरण को लेकर के देख लो, जैसे ये विशेष मुद्दा है, सभी जजेस इस बात का फैसला आसानी से दे देंगे, चोरी हो गई, हत्या हो गई। लेकिन पर्यावरण आपको पता है कि एक ऐसा मुद्दा है जो थोड़ा विशेष है, तो इसके लिए क्या बना है भारत में? एनजीटी। एनजीटी के बारे में बता दे रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लो। एनजीटी के बारे में इसी पेज पे लिख लेते हैं बेटा। एनजीटी को बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, लिख लो। ठीक, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। लिख लीजिए, इसका गठन कब हुआ? 2010। याद रखिएगा। इसका आपको दुख फायदा बताता हूँ। आपने एक खबर सुनी है, दिल्ली में पटाखे बैन हुए, दिल्ली में बायो पटाखे जलाने की छूट। हर बार दीपावली पे कुछ 1 महीने या 15 दिन पहले जो अखबार में नोटिस निकलता है वो यही जारी करवाते हैं। ये कहते हैं कि फायर क्रैकर्स पे बैन है, या जो पर्यावरण। ऐसे ही ग्रीन ट्रिब्यूनल की कई बेंच हैं। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर मेट्रो बननी थी, मेट्रो के लिए स्टेशन बनना था, ट्रैक बिछना था, तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में लाखों पेड़ कटने थे। तो बेटा इसकी इतनी पावर है, ये ऐसे पेड़ों की कटाई को रोक सकती है पर्यावरण पे। याद रखिएगा। इसके एक जज साहब बहुत खतरनाक थे, उनका नाम आप खुद सर्च करिएगा। वो हर बार सरकार की अवहेलना करते थे कि पेड़ काटनी क्यों है, बिल्डिंग बनानी क्यों है, ऐसा ही क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। इसके साथ भी एक दुख है, एमसी मेहता वर्सेस का भी केस है, कई सारे केसेस हैं। एमसी मेहता से बड़ा पर्यावरणवादी आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इन्हें पीआईएल एक्सपर्ट कहते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कई सारे केसेस हैं, गंगा रिवर को साफ करने से लेकर के बच्चों को छुटाने तक। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात समझना, तो ये मतलब पर्यावरण एक्ट जो है तो ये उसके अंदर भी तो इन्वॉल्व होगा। यही बात मैं बताना चाह रहा था कि वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो दोनों एनजीटी पे काम ही नहीं करते। सबसे दुख की बात, ये सिर्फ एक ऐसी बॉडी है जो डायरेक्शन इशू करेगी, लेकिन उसे एनफोर्स तो करा जाएगा, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है, जुर्माना ही लगा सकती है। एनजीटी कभी सजा ही नहीं करती। कहाँ से कर लीजिए सजा वाले दोनों कानून तो सरकार ने अपने पास यानी बड़े न्यायालय को देके रखे हैं। तो यहाँ पर ये एनजीटी के साथ में एक ही दुख है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट को छू ही नहीं सकती, जिसमें सजा के भी प्रावधान है। क्योंकि आप जरा दिमाग लगाओ, जब भी कोई फौज जाती है तो फौज जंगल के पास में अपने हथियार रखती है, डेरा जमाती है। कई ऐसे प्रतिबंधित इलाके होते हैं जहाँ घुसने पर जुर्माना होता है, सजा होती है, लेकिन सेना को छूट कैसे मिलती है? तो इसके लिए ये दोनों एक्ट हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेना को छूट है। जैव विविधता, कोई सरकार को अपनी खोज के लिए हिस्सा अधिग्रहण करना जंगल का, तो उसके लिए भी तो कानून है। ऐसे सारे कानून जिन पर ये मामले में न्याय नहीं देती। याद रखिएगा, इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन, 20 अन्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति कोई नहीं करता। इनकी नियुक्ति सीधी सीधी बात है चयन समिति के बेसिस पे होती है, जो कि कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ बताइए, और कोई प्रश्न एनजीटी के बारे में? एनजीटी में इससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, मैं कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। एनजीटी पे जिसको और देखना है ये देख लेना, ये लिखा है पूरा, मिनिमम 10 अधिकतम 20 एक जना। ज़्यादातर जो एनजीटी के अंदर बैठते हैं वो रिटायर्ड जजेस ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं या हाई कोर्ट के होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सब जजेस हों, इसमें एक्सपर्ट भी बैठते हैं, पर्यावरण के प्रोफेसर बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हो, ठीक है। सीजीआई गवर्नमेंट को सलाह देते हैं और उसके बाद में नियुक्ति होती है। अब आ जाओ इस पे, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लो। हाई कोर्ट के समकक्ष ट्रिब्यूनल नहीं, ये किसमें हेड हो गया था? तो याद रखिएगा एल चंद्र कुमार।
एल चंद्र कुमार के केस में हेल्ड हो गया था 1997 में कि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट बराबर नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास में बेसिक स्ट्रक्चर द्वारा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है जो कि ट्रिब्यूनल के पास नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ट्रिब्यूनल कितने हैं वर्तमान में भारत में? 19 बच्चे हैं। इसमें से 2 जो हैं उनकी एक की शाखा है जयपुर में और दूसरी की शाखा है लखनऊ में। आपके लखनऊ में भी है SAT, राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल। ये जो 19 हैं ये हाई कोर्ट की तरह सभी राज्यों में फैले हुए हैं। किसी एक राज्य के पास 2 ट्रिब्यूनल भी हैं, किसी 2 ट्रिब्यूनल के पास 1 राज्य भी है। ऐसी सारी व्यवस्था है। बताओ कुछ नहीं, कोई डाउट इसमें? और आगे बढ़े। ये फैक्चुअल डेटा है। इसमें जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया कि ट्रिब्यूनल बने ही क्यों। जिला के अंदर क्या होता है? किसके अंदर? जिला के अंदर एक अलग कोड होती है। जिला के अंदर किस तरीके की? जैसे टेलीफोन विभाग का कोड अलग होता है। अच्छा, वो तो जो वो इसके अंदर व्यवस्था करी गई है। वो ये बात, ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं ये राज्य सरकार के हाथ में होती है, जो कि हाई कोर्ट से पूछ के करी जाती है। अभी आता है वो भी है। ये दोनों में ये होते हैं। जब तक हाई कोर्ट अनुमति नहीं देगा सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि जज भी यही भेजते हैं। ना ना ना, ट्रिब्यूनल का मतलब आप समझिए, ट्रिब्यूनल पूरे भारत में सिर्फ 19 है, जिसमें से एक जयपुर में है, एक लखनऊ में। ठीक है, अब आते हैं प्रशासनिक अधिकरण पे और अन्य पे। ये दोनों समझ लो, ये तुम्हारे मतलब के हैं। अभी तक जो तुमने स्टोरी सुनी वो स्टोरी जो थी वो पूरी इस मैटर की थी कि तुम्हें IAS में प्रश्न मिलेंगे, आप व्यवहारिक ज्ञान ले लो। व्यवहारिक ही ले लो कि जब भी आपकी कभी नौकरी लग जाए, समझिएगा ये सारी चीजें हो गई। ठीक, अब मान के चलो आप कलेक्टर बन गए और कलेक्टर बनने के बाद आपको मकान नहीं मिल रहा। अब आप खेतकर साहब मत बन जाइएगा कि अपने ऑफिस लाल बत्ती नीली बत्ती के लिए अपने जो अंडर जो आपके ऊपर इंचार्ज है सीनियर, वैसे पूजा खेतकर का केस कभी होता ही नहीं। वो 2 गलती कर दी। जो महाराष्ट्र में जिस PM के पास पोस्टिंग थी उससे अननेसेसरी डिमांड कि भैया गाड़ी में लाइट चाहिए, बैठने के लिए ऑफिस चाहिए, मुझे मोहर चाहिए, इन सब वजह से उसे आ गया गुस्सा। उसने लिख दी रिपोर्ट आयोग को कि भैया कैसे कैसे फीस दिया, जरा देखो, ये बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार और इनडिसिप्लिन्ड है। ऐसा हर जगह होता है। पुलकित खरे सर के टाइम में यहाँ पीलीभीत में नुपुर गोयल मैडम आई थी, वो भी सेम वही ट्रेनी बन के आई थी। ज्वाइंट कमिश्नर कई बार बोल देते हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रेनी होते हैं। इसका मतलब कि DM साहब के बगल में कुर्सी डाल के बैठो, DM साहब के काम सीखो। ऐसे आपकी भी लगेगी पोस्टिंग जब होगी। आप 2-3 साल के बाद पहली पोस्टिंग CDO लेंगे और CDO के बाद आपका नसीब अच्छा हुआ तो आप DM बनेंगे। आप रैंक बन लाके भी DM नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखना। उसमें आप IAS के लिए प्रेफर्ड, हाँ वो भी नहीं, ट्रेनिंग मिली। सबसे पहली नियुक्ति आपको सीधे DM कभी दे नहीं सकते हैं, पहले CDO ही बनाते हैं, मुख्य विकास अधिकारी। बहुत रेयर ही चांसेस होंगे, मैंने तो आज तक देखा कि डायरेक्टली बताओ DM पोस्टिंग करती है, कभी नहीं बनते, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। 5 साल से कम से कम, और वो भी अगर आपसे पहले कोई PCS बैठा है 35 साल 20 साल 25 साल तो उसे बना देते हैं IAS। ये ध्यान रखना। तो उसके लिए फायदा है। क्या होता है कि वो जो IAS बन जाता है वो सिर्फ यूपी में ही रहेगा, लेकिन नाम से पहले लग जाता है IAS। सोचिए PCS का पेपर दिया, 35 साल 30 साल 25 साल सर्विस करी, कोई सरकार आ गई, बढ़िया सरकार के सारे काम बना दिए, उसके बाद प्रमोशन लेके बन गए। इस पर पूरी एक रिपोर्ट है। ये बोला जाता है कि सरकार कभी भी नहीं चाहती ये एग्जाम निकाल के डायरेक्ट जो बंदा आ रहा है केंद्र से उसको DM बना दे, क्योंकि तुम लोग बहुत तेज होते हो। तुम सरकार के वो काम नहीं मानोगे जो 20-25 साल पुराना व्यक्ति हर सरकार को देख चुका है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको PCS को प्रमोट करके बना दें IAS, और ये प्रावधान होता है। बात समझे? तो जो तुम अपने इंस्टाग्राम रील फिल्टर लगाने की सोच रहे हो कि गाड़ी उतरेगी, जीप खड़ी तेरे थाने में, समझ रहे हो, वो सब भैया खड़ा रह जाएगा, वो कुछ नहीं निकलेगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि मान के चलो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के बाद इन्होंने बंगले की डिमांड करी, मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से क्या कह दिया गया राज्य की सरकार द्वारा कि आप मैडम थोड़े दिन किराए पे रह लो, अभी बंगला खाली नहीं है। तो बेटा ये किससे शिकायत करें? सरकार ही मना कर रही है कि हमारे पास बंगला नहीं है, तो तुम सरकार पे तो जा नहीं सकते। अच्छा, कोर्ट पे जाओगे तो कोर्ट कहेगी यार ये छोटे छोटे बातों के लिए हमारे पास मत आया करो। तो इस चक्कर में बना हुआ है ट्रिब्यूनल। अनुच्छेद 323A की सिर्फ पावर किसमें है? एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, प्रशासनिक, चाहे आप IAS हो, IPS हो, IFS हो। अगर आपके वेतन संबंधी, आपके मकान संबंधी या कोई भी अन्य संबंधी दिक्कत होती है तो आप अनुच्छेद 323A के अंदर जाकर के फाइल कर सकते हैं। ये रहा 323A, ठीक है। इसकी हिंदी पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए, पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपके मतलब का आर्टिकल है, आपके मतलब का। इसमें ट्रिब्यूनल बने हुए हैं
बेटा इसमें ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अपनी शिकायत और अपने विवाद लेके। देखो लिखा है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगी। ठीक है, याद रखना जितने भी सर्विस मैटर होते हैं जॉब के, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे केंद्र के हो, आप लेके कहाँ जा सकते हो यहाँ। सर केंद्र में कहाँ लेके जाएंगे, सीएटी के पास, राज्य में कहाँ लेके जाएंगे, एसएटी के पास। सर हमारे पास तो दोनों ही नहीं है, तो भैया ज्वाइंट वाले के पास लेके जाओ, कहीं तो तुम्हारे राज्य को होल्ड करके बैठा होगा। समझ गए, ये तो हो गया पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारों का। ठीक, अब एक चीज और समझना, उसके बाद सर अन्य बात कहाँ लेके जाएं, तो भैया ये पढ़ लो एक बार। विवाद, शिकायत या अपराध के न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय या विचारण का उपबंध कर सकेगा, जिसके संबंध में ऐसे विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब एक चीज और समझना यहाँ पर, यहाँ बड़ी मजेदार चीज, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज तो अब आएगी। हुआ ये, ट्रिब्यूनल की एक शक्ति मुझे बहुत कमाल लगती है, वो ऐसे कि अश्मित जो है, अश्मित, ठीक, अश्मित की एनडीए में पोस्टिंग हो गई गोवा में। ठीक, अब अश्मित को सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है। अब अश्मित जब भी जाता है, ध्यान से सुनना, गोवा के एनडीए वाली ब्रांच के पास, तो ये छुट्टी देते ही नहीं। ये साहब कहते हैं हम क्या बेवकूफ दिख रहे हैं जो हम तुझे अपने ही खिलाफ जाने के लिए छुट्टी भी दे दें। अब ये बड़ा परेशान, ये बार बार जाता है, गोवा वाले आपकी एनडीए की ब्रांच मना कर देती है, फिर जाता है, फिर मना कर देती है। तो बेटा ये कुछ नहीं करेगा, अश्मित लिखेगा एक लेटर या एक मेल या एक कंप्लेंट, किसको, ट्रिब्यूनल को। मजे की बात सुनना, अब गाड़ी पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के ट्रिब्यूनल खुद गोवा आ जाएगा। फिर से समझना, क्या मजेदार बात है, अश्मित नहीं जा पा रहा न्याय अधिकरण यानी अधिकरण के पास, तो अधिकरण की शक्ति सुनिए, ये खुद व्यक्ति तक जस्टिस डिलीवर करने जा सकता है। वहीं जाके 10, 12, 15 की बेंच बैठेगी और वहीं इनका मामला सुन के ले आएगी। सबसे बड़ी पावर ये होती है इस तरीके से, सबसे बड़ी पावर, इसीलिए ये पूरे भारत में बंद नहीं होगा। आप समझे बात को? तो ये ध्यान रखना कि दे कैन ट्रेवल, ये जा सकते हैं किसी के पास भी, ये इनकी सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है, एसएटी हो गया, मैंने आपको बता दिया, 19 के बाद में सुधार आ गया, सारी चीजें हो गई। अब ये आपने देख लिया कार्यकाल वाला, ये इनके फीचर देख लो, ये किन किन चीजों पर काम करते हैं। तो सबसे पहले इनका काम होता है किसी भी कानून की किताब को ना मानना। तुम कहोगे सर ये कैसी बात हुई? हाँ, ये अपने नए सिद्धांत बना के काम कर सकते हैं। जैसे मैं आसान कर दे रहा हूँ, पुलिस एफआईआर के बाद विवेचना करती है, विवेचना के बाद समन आते हैं, या विवेचना के समय पे पुलिस उठा लेती है, फिर बेल करानी पड़ती है। ये ऐसा कोई मैटर नहीं करती, इसे लग रहा है तो पुलिस को सौंप देगी काम विवेचना करने का, वरना विवेचना स्वयं भी कर सकती है। समन लगेगा तो भेजेगी, नहीं लगेगा समन नहीं भेजेगी। कार्रवाई एक तरफा कर सकती है एक्स पार्टी, दोनों पक्ष बुलाना चाहे बुला सकती है, सब कुछ इसके हाथ में है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसके निर्णय से परेशान हो तो तुम हमेशा जा सकते हो हाई कोर्ट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपना काम करने के लिए फ्री है। इसके फंक्शन याद रखना, एक तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पे काम, किस सिद्धांत पे काम करती है? तो देखो चल, ये चार्ट ऐसे का ऐसा ही बना लो, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, क्योंकि बेटा इसके फीचर मेंस क्वेश्चन में आ सकते हैं, ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और वैसे भी जब सरकार कुछ भी सोचती है, कुछ नया संशोधन या विधेयक या कुछ बदलाव लाने की, तो वो बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है क्वासी जुडिशियल अर्ध न्याय। अर्ध न्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेटा जरूरी नहीं जजेस बैठे, इसके अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, 35 साल पुराना पत्रकार भी हो सकता है जिसे बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इसमें 35 साल पुराना एमबीए करा हुआ मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें वकालत करता हुआ 20, 25, 35 साल का कोई वकील भी हो सकता है। इसके अंदर बैठने वाला कोई निजी कंपनी का, पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी का मालिक भी हो सकता है, जिसको फाइनेंसिंग के बारे में कमाल की जानकारी है। आप समझे बात? इसके जो विशेषज्ञ होते हैं बेटा, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो जज हो। आयशा बात आ रही समझ में? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो जज हो। They could be anyone, but have to be expert in the subject। जो सीपीसी, जो सीपीसी कटा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा सिविल प्रोसीजर कोड, यानी ये भारत के अंदर दीवानी कानूनों को लागू करने वाला नियम है। ठीक है, इसे बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। इसका कोई भी रोल नहीं है, ये लॉ होता है, लॉ। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये वाला लॉ का कोई जरूर नहीं, इसे बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता।
हाँ। सर इसको क्यों नहीं चेंज कर रही, सारे लॉ चेंज कर दिए, इसको भी चेंज कर दिए। इसके लिए इसलिए लॉ नहीं बना रही क्योंकि इससे बड़ा लॉ आज तक भारत में बनाएंगे। नहीं ये सीपीसी सीपीसी मुश्किल है, नहीं बदलेगी, इतने एक्सपर्ट लॉ बना ही नहीं पाएगी। सीपीसी की तारीफ तो खुद वर्तमान सरकार ने यहाँ बच्चों को तो बहुत दिक्कत होती है। अरे इससे आसान तो मुझे नहीं लगता लॉ सीपीसी तो बेस्ट है, लेकिन हाँ ये जरूर है, सेक्शन, फिर ऑर्डर, फिर उनके रूल, मानता हूँ मैं जुडिशरी टफ है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। और सीपीसी का वेटेज भी बढ़ा है, ये चीज आई समझ में बेटा। टाइम बाउंड, ये कम समय के अंदर मामले का निस्तारण कर देती है, और न्यायालय में क्या होता है, टाइम पे टाइम अपील करने का भी मामला इसके पास है। इसकी अंतिम बॉडी तक अपील करने के बाद ही तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मजे की बात तो ये है, मतलब इसकी कितनी भी बड़ी बॉडी हो, अपील करी उसके बाद भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये अर्ध न्यायिक है, जरा अर्ध न्यायिक समझ लेना। अर्ध न्यायिक का मतलब ये होता है, अगर मैं एक जज हूं तो मैं न्यायिक हूं क्योंकि मैंने विधि की पढ़ाई करी है, विधि का एक्सपर्ट हूं। लेकिन अगर एक डीएम है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जज की परीक्षा नहीं दी, जुडिशरी प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन उसे न्यायपालिका का काम करने के लिए बैठा दिया जाए, तो उसे क्वासी कहते हैं। क्वासी का अंग्रेजी मतलब है हाफ और हिंदी मतलब है अर्ध, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं जावेद को यहाँ भेज दूं, जावेद जाओ पढ़ाओ, तो जावेद कहलाएंगे क्वासी टीचर, क्योंकि स्टूडेंट है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए जरा पढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएंगे, क्वासी टीचर। सर क्वासी हस्बैंड का कंसेप्ट कब आएगा भारत में? कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं आएगा। देखा अरुण को हर लेटेस्ट चीज पता है ना, तभी बता रहा है, पता है तभी बता रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा उद्देश्य तो ये है, सिर्फ बता ही क्यों रहे हैं, ये बताओ कहाँ चल रहा है, उस देश में चले जाना है नहीं चरण, यही चल रहा है इसी देश में। आज लग रहा है चरण को बुलाया है, क्या कहते हैं, संघ ने, है ना, आरएसएस ने, कि हमारे जो है, अच्छा आज गांव में आज व्रत वगैरह था ना, वैसे ये तो सही, कोई बात नहीं। आपको पार्टी की बस एक नजर पड़ने की देर है, प्रतिनिधित्व तो तुरंत मिलेगा आपको। जिला संयोजक, जिला कार्यकर्ता संयोजक महामंत्री, है ना, चरण सिंह, ठीक है, और फिर स्टेटस लगेंगे बढ़िया वाले। चलो कोई नहीं। वैसे पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा जो है उसे अगर ना देखो तो पॉलिटिकल पार्टी देश में जरूरी है। जब हम पॉलिटी लास्ट में पहुंचेंगे तो ये आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, जैसे प्री इंडिपेंडेंस की बात करें 1885 में कांग्रेस बनी थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या होती है, महत्व क्या होता है, इसका पॉलिटी में एक चैप्टर है बड़ा अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बीजेपी बहुत लेट बनी है, जनता दल था, टुकड़े हुए, चल बड़े आगे, ये चीज लिख ली, नोट कर ली बेटा। ये देखो ये तो है 323 के अंदर आपने पढ़ लिए, 3 बॉडी होती है, सेट, जेड, इसे जाट मत पढ़ना, ये जेड है, जेड, ठीक है। और ये किस तरीके के मामले देखा है, टैक्सेशन, विदेशी मुद्रा आदान प्रदान, स्मगलर पकड़े जाते हैं तो उनके मामले में 20 साल मुकदमा चलेगा तो हो गया। तब तक पुलिस ही स्मगलिंग का ड्रग्स खुद ही यूज कर लेती है, ऐसा हुआ है। बाद में सीधा नमक भर दिया उसमें, या सफेद नमक भर दिया, बोले अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ होता है। एक केस था, उसमें एक संदूक मिला जो कि भरा हुआ था सोने की मुद्राओं से, पुलिस के पास में वो रखा गया। तो पता है पुलिस ने बाद में जब वो 20-25 साल मुकदमा चला और वो स्वर्ण मुद्रा गायब हो गई तो पुलिस ने जांच आई, तो उन्होंने पहले तो ये कह के टाला, साहब वो उस थाने के इंचार्ज बदलते रहे, हमें क्या पता, हम उस समय थे, खजाने की ये रही रिपोर्ट, ये थे। फिर अंत में निकाला गया कि चूहा सिक्के ले गया, चूहा ले गया एक करके। अब वो सिक्के चूहा ले गया, कैसे ले गया आज तक नहीं पता चल पाया। इतनी करीब 1000-2000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं थी, वो सब गायब हो गई पुलिस चौकी से। तो अब कोर्ट ने क्या करा है कि जहां भी जो रखा जाएगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, एविडेंस होंगे और मॉनिटर होता रहेगा। और अगर ऐसी कोई चीज में, मैं तो कहता हूँ कि जैसे धन है या पैसा है, तो उसको बैंक में डाल दो, ब्याज तो आएगा, है ना। चलो याद रखना, रेंट और टेनेंसी, किराएदारी को लेकर के, ठीक है, आप मकान मालिक को परेशान करें, इलेक्शन को लेकर के ट्रिब्यूनल होते हैं, लैंड रिफॉर्म को लेकर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए अधिनियम आ गया, इसमें 19 है, एक जयपुर में बेंच है, एक लखनऊ में है, और बेंच कैन ट्रेवल, यानी ये कोर्ट आप तक आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप इन कोर्ट तक नहीं जा पा रहे, ये कोर्ट आप तक आ सकते हैं, ये चीज मत भूलना, ठीक है। केस हो गया चंद्र कुमार 97, कितने कैट बने हुए हैं, सबकी शाखाएं हैं, इसमें से कुछ भी मत देखना, तो यूपी की याद कर लेना बस। और वो भी आपकी लखनऊ बेंच ही रही, ये देखो कहाँ कहाँ है लखनऊ की, हरदोई में है, खेड़ी में, लखीमपुर खीरी में है, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव,
पीलीभीत में नहीं है, बरेली में भी नहीं है, गोंडा, बलरामपुर, प्रतापपुर, सुल्तानपुर, इन सब जगहों में है। इसका नाम याद कर लेना, यूपी के एग्जाम में हो सकता है सभी नाम देके साथ में बरेली भी जोड़ दे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बरेली में नहीं है। पीसीएस के लिहाज से यूपीएससी में नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछेगा तो जो 19 मैंने पढ़ाए हैं उनमें से कोई एक पूछ लेगा, वो तो ये सारे नहीं है। ठीक, कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? 70, एक चेयरमैन, 69 मेंबर। ये हो गया, हमने पढ़ लिए सदस्य कौन से हैं। ठीक है, निर्णायक मत पढ़ लिया, कास्टिंग बोर्ड कहते हैं, पहले चयन समिति में क्या अंतर था। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसके विवाद क्या क्या है। न्यायपालिका के सिद्धांत का उल्लंघन, जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। 4 वर्ष था, 4 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष को, न्यूनतम आयु 50, सेपरेशन ऑफ पावर, और साथ ही साथ 8 से 9 अधिकरण रद्द कर दिए। रद्द करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप अधिकरण को रद्द कर देते हो तो उसके मामले कहाँ पहुंचेंगे? हाई कोर्ट पे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, तो हमारा उद्देश्य तो असफल हो जाएगा ना। हमने क्यों बनाए थे? ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो सके। चलो, अब इसमें कुछ खास नहीं बचा है, ये हो गया। इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वरना तुम पढ़ जाओ। इसका क्लासिफिकेशन है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। अतिक्रमण है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, ये भी हो गया। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे। नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक। खुद बोलिए तुम लोग हैं। चलो, अब तुम्हें मिलवाता हूं मैं अमेरिका के कोर्ट से, और साथ ही साथ इंग्लैंड के कोर्ट से और भारत के कोर्ट से। तीनों कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इंग्लैंड में न्यायिक व्यवस्था चलती है, किस तरीके से अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था चलती है और भारत में चलती है। डायग्राम बना लेना इसी पेज पर, बनाओ। लिखो, भारत में त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था तुम्हें देखने को मिलती है। ऐसा पिरामिड बना लेना, उस पिरामिड में सबसे नीचे कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और बीच में हाई कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये पता है ना सबको। हमारे यहाँ धारा 302 अगर पहले हुआ करती थी, जान से मारने यानी हत्या के आपराधिक मामले में सजा, तो उसी पे डिस्कस यहाँ होगा, उसी पे डिस्कस यहाँ होगा। कोई दिक्कत? हमारे यहाँ एक ही जैसी विधि चलेगी तीनों स्तर पर, निचली अदालत, मध्य की अदालत और सबसे ऊंची अदालत। ये लिख लेना। आई नो ये थोड़ा हेक्टिक है, टेक्निकल है इससे पहले वाला, लेकिन अब मजेदार है, क्योंकि जिसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है ना, उसमें लिखने का काम बढ़ जाता है और समझाने का। इससे ज्यादा टेक्निकल तो हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, चलो बेटा, सुप्रीम कोर्ट में मजेदार बात क्या सुनो, सेम होता है, सेम सर। वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेरिका 50 राज्यों के समझौते से बना है। 4 जुलाई 1776। अमेरिका में 50 राज्यों के पास अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट होते हैं। 50 सुप्रीम कोर्ट होते हैं अमेरिका के अंदर। मजे की बात, वहां पर इस राज्य में टेक्सास में अलग नियम चलता है। अगर आपको टेक्सास से शिकागो जाना पड़े तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। दुख की बात सोचो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अभी तुमने उठाई गाड़ी, चले गए मजोला खटीमा, अब सोचो तुम्हें पासपोर्ट और वीजा लेना पड़े। ऐसा अमेरिका में इंतजाम है। अमेरिका में 50 जो राज्य हैं, इन राज्यों के सबके नियम कानून अलग अलग हैं। सबके अंदर 3 न्यायिक व्यवस्था चलती है, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखना। लेकिन जब पूरे अमेरिका का कोई मामला सुनाना होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था 3 स्तरीय है, जिसके अंदर फेडरल कोर्ट, इससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पर याद रखना, इन तीनों जगहों पर एक ही धारा पर बहस नहीं होती। यहाँ अलग कोर्ट, अलग कानून, अलग राज्य, अलग कानून। सबसे बड़ा दुख यही है, भारत में सारे राज्य एक कानून, हाई कोर्ट ऑलमोस्ट एक ही कानून, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का एक कानून। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर राज्य के कानून अलग है, हर राज्य के पास सुप्रीम कोर्ट है और सबसे ऊंचा फेडरल कोर्ट है। लेकिन फेडरल कोर्ट की बात भी राज्य नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट है। ये याद रखना। अच्छा, इंग्लैंड का पता है किसी को? इंग्लैंड का अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ। किसी को इंग्लैंड का पता है? तो इंग्लैंड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे क्राउन कोर्ट होता है, क्राउन, और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यहाँ की जो न्यायपालिका है उसकी विधि संहिताबद्ध नहीं। सर संहिताबद्ध, तुम्हारे यहाँ जुर्म रोकने की सजा आईपीसी, कैसे न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे सीआरपीसी, साक्ष्य कैसे दिए जाएंगे। हाँ, अब तो नए बन गए ना। अरे कोई नहीं, पुराने भी बता दे रहा हूँ। लेकिन इंग्लैंड के अंदर विधि संहिताबद्ध है ही नहीं।
ये आज भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं और सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के मामले जैसे हत्या, लूटपाट, उसमें क्राउन की अदालत में भी मामला जा सकता है। अब मैं तुम्हें ओवर स्ट्रक्चर दे चुका हूँ, चलो थोड़ा सा अंदर घुमा रहा हूँ, इमेजेस दिखाता हूँ, वरना तुम समझोगे नहीं कि है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लेना, भारत की न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है, एकीकृत। यूएसए में क्या चलती है? डुअल जुडिशियल सिस्टम। ये ध्यान रखना बेटा। अभी भी सोचो तुम्हें जुडिशरी के कोर एरिया में मैं लेके नहीं गया हूँ, सो जाओगे, सच बता रहा हूँ। अभी भी सिर्फ तुम्हें जुडिशरी का परिचय दिया। आप सोचो जुडिशरी पढ़ाई इज लिटरली वेरी बोरिंग। ये बात आयशा समझती होंगी। एक नुक्ते का सवाल है साहब, वरना फकत तो क्या क्या हो। ठीक है, पहले की बात है, राहत इंदौरी साहब ने ठीक कहा कि लॉ के अंदर इसमें तुम गलती कर सकते हो। इसमें तुमने इंटीग्रेटेड की जगह इंटरग्रेटेड लिख दिया, चेक हो जाएगा। वहां हमने सिविल सूट की जगह क्रिमिनल लिख दिया, तो बेटा सामने वाले व्यक्ति को फांसी भी होगी, जमीन तो जाएगी। इसलिए जुडिशरी बहुत बोरिंग पड़ता है टेक्निकल, मैं मानता हूँ, लेकिन जुडिशरी ही देश चला रहा है आज के जुडिशियल एक्टिविज्म ओवर। तो बेटा याद रखना, अमेरिका की न्याय व्यवस्था जो है वो डुअल चलती है, लेकिन भारत में एकीकृत है। इनके यहाँ दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। एक एक लाइन में ये लिख सकते हो, भारत में भी संघवाद है, अमेरिका में सत्य संघवाद है। पता है, ट्रू फेडरलिज्म। हमारे यहाँ पे संघवाद की अवधारणा का सिर्फ पालन होता है, लेकिन उनके यहाँ सत्य संघवाद देखने को मिलता है। हाँ, ये ऐसी बना लीजिएगा डायग्राम, फिर आपको आगे लेके चलते हैं, इंग्लैंड की अदालत दिखाते हैं। अमेरिका का चार्ट बना हुआ है, चार्ट से समझाता हूँ, समझ जाओगे आप। अमेरिका में अगर एक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में अफीम बना हो और उत्तराखंड में अफीम अलाउड हो, ऐसा कहीं देखे हो? अमेरिका में ऐसा ही, एक राज्य में नशा करना अलाउड है। इवन एक तो ऐसा भी राज्य है अमेरिका के अंदर जहाँ क्लबिंग करना, अफीम बेचना, ओपीएम कंज्यूम करना, सब कुछ अलाउड है। तो सर अमेरिका की नागरिकता कब ले रहे हैं सर? कभी नहीं। ठीक है, चलो अब आगे देखना जरा इसके बाद। ठीक, ये छोड़ो, ये आपके मतलब का नहीं है, ये आपके मतलब का नहीं। ये आओ, इस पे आओ, ये रहा वॉशिंगटन डीसी, ये देखना। ठीक, अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं। 50 राज्यों से चुनाव लड़के 2-2 प्रतिनिधि पहुंचते हैं। इनके यहाँ सीनेट में, इनके यहाँ सीनेट होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, कांग्रेस बोलते हैं इनके यहाँ संसद को। वो हम तब पढ़ेंगे जब कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले समझना बच्चों ध्यान से, अगर ये चार्ट समझ गए तो तुम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइनिंग ले लेना। बेटा आ जाओ। क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई? कोई बात नहीं, लेट हो गए बेटा। पहली बार आए दोनों में से कोई? परसों भी आए थे, बैठ जाओ। एंट्री नहीं होती 9:30 के बाद, आगे से आप टाइम से आ जाया करें, ठीक है बेटा? बैठ जाइए। ठीक, अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखना, मान के चलो ये 50 राज्यों में से कोई एक राज्य है, तो मामला यहाँ के ट्रायल कोर्ट में गया, जिसके नियम यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, केंद्र में अलग, केंद्र में बिल्कुल भिन्न है। तो बेटा अलग राज्य के अलग नियम पहले ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, फिर एक और न्यायालय में, फिर उस राज्य के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, काम खत्म। लेकिन अगर मामला केंद्र का है तो केंद्र के मामले में ये देखा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट का मामला था, पहले तो उसके नियम चलेंगे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के नियम अलग, फिर वो चैलेंज होगा यूएस के कोर्ट में, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कितनी प्रॉब्लम होती होगी हर तरीके से बार बार अलग अलग स्टेट के नियम समझने में, ये समझिएगा। यहाँ का एडवोकेट जो होते हैं वो स्टेट के ही एडवोकेट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनके अपने एडवोकेट कहाँ तक 50 अलग अलग राज्यों के कानून याद हैं। और जबकि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा। जब ये बना था इसमें कुल 7 अनुच्छेद थे। अब एक चीज और समझिएगा, मजे की बात, इसकी पावर इस पर नहीं चलेगी। कब चलेगी? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, वरना इनकी जो स्थानीय विधि है, इनकी जो स्थानीय विधि है उस मामले में ये सुप्रीम है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मान के चलो अमेरिका के किसी राज्य ने, 50 में से एक राज्य ने ये कह रखा हम बंदूक बेचेंगे, और केंद्र कह दे नहीं बेचोगे, तो केंद्र का नियम लागू नहीं होगा, वो कहेंगे ये हमारा निर्णय है। लेकिन अगर अमेरिका के संविधान को खराब कर रहा है उस राज्य का कोई कानून, तब इनके सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है, वरना इनके सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू है ही नहीं। इनके सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं? तो मैंने सर नहीं 9, 8 + 1। सर इनके जजों की आयु कितनी हो सकती है अधिकतम? जब तक जिंदा हो, इनफाइनाइट, जब तक जिंदा हो
जब तक जिएंगे ऐ वतन तेरे लिए, समझ गए बात? तो भैया ये जब तक जिंदा हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, इनकी जब तक मृत्यु ना हो जाए या दिमाग की सटक ना जाए तब तक कि ये लोग यहीं रहते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इनके यहाँ पर फैसला चुना कैसे जाता है, तो ये बड़े दुख की बात है कि इनके यहाँ राष्ट्रपति जो है वो सीनेट की सलाह पर काम करता है, सीनेट की। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम सीनेट के पास आता है, सीनेट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति इनके यहाँ इतना पावरफुल है वो अपने आप में चलता फिरता पूरा बॉडी इंस्टीट्यूशन, वो कहता है नहीं चाहिए नाम तो सीनेट कुछ नहीं कर सकती, वो कहता है ठीक है चाहिए नाम तो सीनेट ला के देगी, पूरी तरीके से ऐसा होता है। और पता है इसका प्रभाव कब देखने को मिलता है? इसका प्रभाव देखने को मिलता है यूएसए की न्यायालय में, आधे जज हैं ट्रंप के, आधे जज हैं बाइडेन के। ट्रंप ने करीब 4 की नियुक्ति कर दी थी, 5 की नियुक्ति इनने कर दी। अब जब मामला आता है अवैध प्रवासी पे कि अमेरिका के अंदर अवैध प्रवासी बहुत आ रहे हैं, तो बेटा जो बाइडेन अगर ऐसी सरकार चला रहे हैं जो प्रवासियों को आने नहीं देगी तो ये जज बोल देंगे नहीं आने दो, लेकिन जब ट्रंप आएंगे तो यही सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, आने दो आने दो। इस वजह से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की दुर्दशा कर रखी, कोई स्थापित विधि नहीं है इनके पास, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमेरिका के समस्या आती रहती है। सिर्फ अभी वर्तमान में 9 जजेस हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? ये राज्य के कोर्ट हो गए, ये फेडरल कोर्ट हो गए। चलो ये देख लेना। एक कंपैरिजन है, अमेरिका के अंदर कोई भी एज नहीं होती, इंग्लैंड के अंदर जजों की आयु कितनी होती है 70, और भारत में कितनी होती है 60, 62, 65। 60 जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की, 62 हाई कोर्ट के जज की अधिकतम आयु, 65 सुप्रीम कोर्ट के जज की अधिकतम आयु। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है, हाँ। इंग्लैंड में बहुत सीमित, ना के बराबर। इंडिया में है, हाँ लिखा तो है, यस ओनली, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना। इंग्लैंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ये लोग लिखना है तो कर लो नोट, जिसे नोट करना। भारत में जजों की आयु लिखी हुई है, ठीक है, याद रखना। इंग्लैंड में जज की आयु अधिकतम 70 वर्ष, और अमेरिका में जब तक जिंदा रहो। न्यायिक समीक्षा अमेरिका में हाँ, ठीक है, यूके में, इंग्लैंड में सीमित, और इंडिया में हाँ, दोनों को दे रखी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये देख लो एक बार, ठीक है। कितने जजेस हैं अमेरिका में इस समय? 9। कौन रिकमेंड करता है? सीनेट। सीनेट प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, सीनेट सलाह देता है, वोटिंग होती है और सेरेमनी होने के बाद जज बन जाते हैं, ठीक। ये रही अमेरिका में पूरी तरीके से जजों का किस तरीके से। अब आते हैं फेवरेट टॉपिक पे, द फेडरल या द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया का बहुत पढ़ लिए, अमेरिका में कुछ खास नहीं है। अब आते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड का चार्ट देखते हैं पहले। सबसे पहली बात तो 1000 सालों तक इंग्लैंड में कोई कोर्ट था ही। इंग्लैंड में राजा जो कह देते थे, राजा का शासन, कोई महस्मती थी, पता नहीं यहाँ पे कौन थी, कि भैया वो ये कह देती थी मेरा वचन ही मेरा शासन है। अब महस्मती को सीरियसली मत ले लेना, वो यहाँ पैदा नहीं हुई, ठीक है। तो माइक सर बताएंगे कौन सा वंश था। खैर अब इसमें आ जाओ बेटा, ये ध्यान रखना, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2009 को। वर्तमान में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में मात्र 12 जजेस हैं, लिख लो। 2005 में सुधार लाए गए। इनके यहाँ नियुक्ति कैसे होती है? कर्ता प्रधानमंत्री है, परंतु विधि मंत्री की सलाह पे, और विधि मंत्री को कहते हैं चांसलर। ये ध्यान रखना, लिख लो। इंग्लैंड सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या पता फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति का कंपैरिजन करवा लिया यूपीएससी ने, ये भी करवा लिया है ना, कुछ भी पूछ सकता है, लिख लेना। अमेरिका में जजों को हटाने के लिए भारत की तरह ही महाभियोग की तरह दिखने वाली एक प्रक्रिया प्रयोग में होती है, रिमूवल ऑफ जजेस। यहाँ पे भी हटाए जा सकते हैं, हाँ, कदाचार के मामले में, हाँ सिर्फ कदाचार, कंडक्ट। बेटा तीनों जगहों के वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। याद रखना, भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लग गई 360, तब जजों की सैलरी काटी जाएगी, वरना देश में ओविड आ जाए, कोविड आ जाए, कोई सी भी आपातकाल लग जाए, कभी जजों की सैलरी कम नहीं होती। और कम का मतलब ये काटी नहीं जाती। एक जज की सैलरी 5 लाख हो गई, सर 4 लाख कर देते हैं, 1 लाख रुपया बच जाएगा, कभी कम नहीं कर सकते, संविधान में लिखा है। इसीलिए तो जुडिशरी अच्छी है, कभी कम नहीं कर सकते, ताकि जज को कभी महसूस ना हो कि अरे पैसे ही नहीं दे रहे, इससे बढ़िया तो मैं ब्लैक में टिकट बेचूं। मतलब जज को महसूस ना हो कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, पैसे काट सकते हैं। मतलब जज शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉट फ्रॉम द पावर्स बट फ्रॉम द माइंड्स आल्सो।
यह है ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। अमेरिका में राष्ट्रपति। तभी तो इन दोनों की न्याय व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। और यहाँ पर जो न्यायिक व्यवस्था चलती है वो भी, और देखो उसके दुख बताता हूँ, वो चलती भारत की तरह है, एक ही कानून सब पे चलता है, लेकिन कानूनी नहीं है। यहाँ चलता है भैया असंहिताबद्ध कानून, जिसका जो मन कर रहा है जज साहब का उठा कह दिया। तभी तो हमने आर्टिकल 14 में देखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ। 7 साल के बच्चे को सजा नहीं दी उन्होंने, इन्हें लगा गलत है, और अगले 22 साल के आदमी को सजा दी। कोई कानून थोड़ी, ये तो चेतना का मामला है। हाँ विवेक लिखा नहीं लिखा? लिख लिया। चलो अब ये देखो, ठीक है, याद रखना। फ्रांस का कोड भी समझ लो सर, सारे देश के पढ़ा दो क्या? हाँ बस बता दे रहा हूँ। फ्रांस के अंदर भी जितने मंत्री होते हैं उनका कोड भी अलग होता है। फ्रांस सबसे खतरनाक है। फ्रांस में संजय भैया पीलीभीत जिला सत्र न्यायालय में नहीं जाएंगे। अगर वो फ्रांस की व्यवस्था यहाँ होती तो उनका अलग कोड बना होता, जो कि कितना गलत है। ये व्यवस्था सिर्फ फ्रांस में है। फ्रांस के अंदर मंत्रियों के लिए, IAS ऑफिसर के लिए, TMSP के लिए न्यायालय अलग। ये व्यवस्था भारत में नहीं है। भारत में क्या है? विधि के समक्ष समानता, ये ध्यान रखना। और बेटा अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के अंदर कोई भी लॉ कोडिफाइड नहीं है। अगर ये इंग्लैंड में होती तो ना CPC होता ना IPC होता। सिर्फ जो उन्होंने पुराने जजमेंट दिए हैं, वो जजमेंट पढ़ के ये फैसले का पता लगा पाती कि अब निर्णय क्या देना है। या फिर ये किस पे निर्णय देती? ये निर्णय देती इक्विटी पर, समता पर, गुड कंसाइंस पर, अच्छे विवेक पर, इस तरीके से। हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो चेंज अपना निर्णय बदल सकता है, तो वहाँ पे इंग्लैंड में डिफिकल्टी आती है। बदल हर बार नया होगा, सबसे बड़ी बात, बदलना छोड़ो, हर बार नया। जैसे मैं आपको इसका एक केस बताता हूँ, आपको मजा आएगा, ठीक है? चलो इसे समझने से पहले समझ लो। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की जीवी रोड तक जाता है और यदि कोई वैश्या महिला उसे हाथ देकर के बुलाती है और यदि वो व्यक्ति चला जाता है, तो गलती किसकी होगी? गलती किसकी होगी बताओ? हाँ ये केस है, केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। बताओ केस, गलती किसकी होगी? व्यक्ति की। इंग्लैंड ने महिला को दोषी मान करके सजा का करार दे दिया। बोले ना तुम बुलाती ना हो जाता। तो मतलब समझिएगा, इंग्लैंड के कोर्ट में ये होता है। दिस इज कॉल्ड इंग्लैंड के कोर्ट। जो जज को मौके पर सही लग जाए, जो जज को मौके पर सही लग जाए। ये तो जज साहब के ऊपर ही टिप्पणी हो गई, लेकिन वहां लिटरली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जज को अपने विवेक की शक्तियां इतनी ज्यादा है कि कोई विधि नहीं। अब ऐसे फैसले में क्या करोगे? उन्होंने सोचा कि वो तो बेचारा अच्छा खासा अपने काम पे जा रहा था, इसलिए डिस्टर्ब करा हुआ, आओ 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 भैया आओ। तो बस भैया पहुंच गए। बोले भैया की क्या गलती है? भैया निकले थे, आशय काम से था। बोले हो सकता है मदद करने चले गए, ऐसी मदद करी कि लोग खत्म, भैया हरजाना लग गया। तो याद रखना, यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ आपराधिक मामले में क्राउन होती है, जमीन बाकी मामलों में, राजस्व के मामलों में क्वीन नहीं बैठती। यहाँ क्वीन क्यों बैठती है? क्योंकि वहां पर आज भी सजाए मौत या कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ राजघराने के परिवार ही सुना सकते हैं। जैसे राजघराने से ही चोरी हो गई तो राजघराने के ही कोर्ट में मामला जाएगा, क्राउन के कोर्ट में, कि मैडम इन्होंने खजाने से चोरी करी, तो गई हमारा खजाना हम सुनाएंगे। लेकिन ये याद रखना, वहाँ क्राउन जो है वो सिर्फ एक सिंबल रह गई, सारे फैसले लेता पीएम। आप सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि एक चिन्ह के माध्यम से रह गई है, ज्यादा तो कुछ नहीं रहेगा। बस ये याद रखना, यही कोर्ट की व्यवस्था है और कुछ नहीं है कोर्ट की व्यवस्था। इंग्लैंड में ये रहा, USA में ये रहा, इंडिया ये रहा। अब कुछ पूछना हो तो पूछो, ये लेक्चर की सीरीज 5 मिनट पर खत्म है। पूछो कुछ पूछना हो। कल कौन सा टॉपिक है? कल उन्होंने क्या भेजा उसके अंदर लिख करके? कल देखा जरा शेड्यूल में कौन सा टॉपिक? आई थिंक सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बाद आपका ADR होगा। ADR कल मजा आएगा तुम्हें। कल इसलिए मजा आएगा क्योंकि कल तुम बात सुनोगे, पति पत्नी के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, सुलह समझौता, लड़का लेवड़ा पड़ोसन को तो पड़ोसन ने बैठ के FIR लिखवाई। कल ऐसे मामले आएंगे। ADR इसी पे बेस्ड है। लोक अदालत क्या होती है, ADR क्या होता है, बहुत मजा आता है। हाँ ADR है ना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल इसे बोलते हैं। मतलब न्यायालय सजा करने से पहले तुम्हें एक मौका देता है कि तुम कोई विकल्प अपने पास से बाहर अपना लो। जैसे तुम दो लोग लड़े हो, जाओ कुछ पैसा वैसा लेके मामला कोर्ट से बाहर कर लो। ऐसी टिप्पणी करी गई थी, आपको पता है, ये वाले मैटर में, राम मंदिर वाले में। इसमें भी कहा गया था कि राम मंदिर का जो विवाद है, खेर साहब कह गए थे कि वो बाहरी बार निपटेगा, बड़ा विवादित हुए। हाँ हाँ पूछो। IR पूछिए।
पॉलिटिकल कमीशन। हाँ अभी हाल ही में बेनजिलम चुनाव जो हुए थे, क्या हुए थे? बेनजिलम चुनाव जो हुए थे, ठीक है, उसमें निकोलस मादुरो जो थे, ऐसा माना जाता है कि वो अलग तरीके से पीएम बने थे। बिल्कुल सही। क्योंकि बाकी एजेंसियां समाचार पत्र सारे ये बोल रहे हैं कि जो गोलांजन जो विपक्षी नेता है वो बनना चाहिए। ठीक है, इसके बावजूद भी रामदेव से कहने की करप्शन लेके बढ़ गए। ठीक, आप सब उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहाँ का कोर्ट क्या कर रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रही है? ठीक है, ठीक है, समझ गया। प्रश्न ये है कि वैश्विक संदर्भ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रही है। जैसे अमेरिका में पहले वो चल रहा था, इंडिया में कहीं से फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें मेन से यही है कि वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपने पतन की ओर जा रही है? ये बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है। डिस्कशन तो इसका होना चाहिए कम से कम एक क्लास में पूरे, लेकिन मैं भी समझाने का प्रयास करता हूँ। भारत की न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि चुनाव के मामले में भारत की न्याय प्रक्रिया को तब तक बहाल कर रखा है जब तक चुनाव का निर्णय न आ जाए। समझ गए? निर्णय आने के बाद भारत की चुनाव प्रक्रिया में समझ लेना, मैंने आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपति के मामले में कहो तो 50 लोग न्यायालय में वाद ले जा सकते हैं, 30 दिन के अंदर ले जा सकते हैं, या फिर तो वो कैंडिडेट ले जा सकता है जो लूज कर गया हो, हार गया हो। इसके अलावा न्यायालय खुद से मामला संज्ञान में ले सकता है नहीं। ये ध्यान रखना, ये बात पता है भारत में, ये भारत में पता है। ऐसे ही बेटा प्रक्रिया अमेरिका के अंदर भी है। यूएसए के अंदर क्या है कि इलेक्शन पूरी तरीके से न्यायालय से बाहर है, कोई भी मामला इलेक्शन का और ले जा ही नहीं सकते। अब जो उन्होंने वेनेजुएला की बात करी है, ठीक है, कि वहां पर क्या चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है वहां पर मुझे कोर्ट की व्यवस्था अभी देखनी पड़ेगी। अगर कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था है तो मैं कृष्णपाल को कल सवाल दूंगा यस, और अगर नहीं है तो नो। ये आया होगा। तो एक कुछ सवाल है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वर्तमान समय में वैश्विक संदर्भ में लोकतांत्रिक देश हैं, उनकी प्रक्रियाएं कहीं ना पतन की ओर जा रही है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ऐसा क्योंकि सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें तो रशिया के अंदर भी यही हुआ, इजराइल के अंदर भी यही हुआ। इजराइल के अंदर भी उन्होंने अपने ही 2 सहपाठी खड़े कर दिए जिस पार्टी के थे, और ऐसा भारत में भी देखने को मिला। जब सबसे पहले लोकसभा का पहले दिन चुनाव था तो हमने देखा कि एक मुकेश दलाल नाम के व्यक्ति के विरुद्ध में जो लोग थे वो बैठ गए वापस से। तो ऐसे में दिक्कत ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट इनको बचाने में कंप्लीटली फेल है। मैं एक बात तो ये कहता हूँ, और उसका कारण ये है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं जितनी भी व्यवस्थाएं सबसे सर्वोच्च है तो उसको बचाना भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस पर मेरा ये विचार है कि या तो पर्टिकुलर जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है, या तो फिर हमारी चुनाव के बाद में एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी बनाने की जरूरत है जिसमें जजों का भी हस्तक्षेप हो और जिसमें कार्यपालिका को जो करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने करा था। लेकिन फिर से जाकर के हमारी ये जो सरकार है, इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी तो बड़ा विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें खुद को जगह दी थी लेकिन इन्होंने बदल दिया, तो अंत में पावर पार्लियामेंट के पास सर्वोच्च है। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये बिला बोल रहे हैं, लेकिन इसके संबंध में पार्लियामेंट में रिफॉर्म की जरूरत है, लॉ की जरूरत है। मैं सहमत 100%, और लोकतंत्र पहले होना चाहिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं बाद में होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा, लोकतंत्र जो है वो बेटा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है।